अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी रखें सब्सक्राइब मेरा चैनल आज प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? उसके लहजे में बेयकीनी थी और अभी भी आंखें फाड़ के हद तक से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसमें इतनी हैरानी वाली बात तो नहीं है। उसका इंतहाई रद्द-ए-अमल उन्हें भी चस्पस कर गया। आपके नज़दीक नहीं होगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उसका लहजा वाकई बेयकीन था। उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अब जैसे उसे कायल करना चाह रही थी। वाकई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि हर्ज तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। उसकी हैरत कुछ कम हुई तो शदीद किस्म के गुस्से ने उसे आन घेरा। हाँ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है बेटा। वालिदैन में हैं तुम्हारे और कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते। बल्कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोच सकता। तुम जज्बाती मत हो बनो, ठंडे दिमाग से सोचो। उन्होंने बहुत रसान से उसे समझाया। ठंडा दिमाग, ये दो अल्फाज उसे तपा ही गए। फिर भी अपने गुस्से का काफ़ी हद तक काबू में रखकर उसने कहा, मेरा दिलो दिमाग कभी भी उस पर बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकता मामा। मामा आप खुद ही सोचे, मैं भला ऐसे किस तरह कर सकती हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी माँ। ये सब जज्बाती बातें हैं। मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं और मैंने कोई दुनिया से नाराज़ी बात नहीं की। ऐसी सैकड़ों मिसालें हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। हर बात को एक ही जाविये से मत सोचा करो। अभी तुम्हारे वालिदैन चिंता है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने के लिए। अभी चंद दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो। मुझे या तुम्हारे बाबा को उस पर कोई एतराज़ नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। उसके कतई अंदाज पर वो भी कदरे सख्त लहजे में बोली। मनाहिल हक्का बक्का उन्हें देखे गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब अल्फाज वो कह रही हैं। नसरत ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गई। मनाहिल अपना भाइयाँ भाइयाँ करती सर दोनों हाथों में थामा। उसे हरगिज़ यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ़ैसला उसके बारे में किया जा रहा है। बल्कि हो सकता है फ़ैसला तो किया जा चुका हो, उसे तो बस यूं ही रस्मा आगाह किया हो। ये राय तो हरगिज़ नहीं हो सकती। अगर उससे राय मांगी जाती तो फिर उसके जवाब को ही मुकद्दम रखा जाता। उसका दिमाग अभी भी साईं साईं कर रहा था और एक नाम बार बार उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था, दाऊद सुलेमान। दाऊद सुलेमान। फिर दाऊद बेटा क्या कहते हो तुम? सरताज बेगम ने सारे नज़र से उसको देखा। मैं क्या कह सकता हूँ अम्मा जान, मुबहम से अंदाज में बोला। बेटा तुम्हारी मर्जी है और मंशा यही तो दरकार है। आपने इन लोगों से उसके मुतालिक कोई बात किया? हो सकता वो लोग राज़ी ना हो। दाऊद ने हम अहम नुक्ता उठाया। उस बारे में तुम फिक्र मत करो। मैं ढके छुपे अल्फाज में उनसे कह चुकी हूँ। सिर्फ तुम्हारी इजाज़त दरकार थी, वरना इसी वक्त सारी बात क्लियर कर लेती। वो बड़े मोहब्बत लहजे में उससे देखते हुए गोया हुई। क्या कहते हैं वो एकदम चौंका। उनकी बात पर उन्होंने क्या कहना है बेटा? उन्हें तो कोई इतराज़ नहीं है। दूसरा हैरत का जुमला हुआ था उस पर। उसका ख्याल था वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। अब रहने दे अम्मा जान, ऐसे ही गुजरने दे। अल्लाह खैर करे बेटा। अभी जवान जहान हो तुम। 29 साल भी कोई उम्र है? लोग तो 32-33 साल के 23 के पेटी में जाकर शादी करते हैं। अभी तुमने देखा ही क्या है। अल्लाह लंबी उम्र दे, तवील खुशियाँ दे। बल्कि अपनी औलाद की खुशियाँ भी देखो। तुम्हारी फ़िक्र मुझे हर वक्त दामन घेर रहती है। इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, वक्त बेवक्त आते जाते हो। घर में कोई होगा तो तुम्हें भी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो मैं तो बेफ़िक्र हो गई हूँ तुम्हारी तरफ से, बस जो अल्लाह को मंजूर। बात करते करते आखिर में कुछ अफसरदा हो गई। दाऊद ने इसरारी अंदाज में दोनों हाथ मसले। फिर भी अम्मा जान, मनाहिल अभी बहुत छोटी है। फिर रिश्ते की नौयत अभी कुछ और है। वो जैसे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर पा रहा था। वो तो खुद अपने आप को भी इस काबिल नहीं महसूस कर रहा था। रिश्ते की नौयत बदल जाए तो एहसासात खुद ब खुद बदल जाते हैं बेटा। वैसे भी मनाहिल अगरचे कम उम्र है लेकिन सुलझी हुई तबीयत की मालिक है। सरताज बेगम के कहने पर दाऊद सुलेमान के तस्वुर में मनाहिल का सरापा लहर गया। सफ़ेद यूनिफॉर्म पर पिंक दुपट्टे लिए, कंधों से कुछ नीचे तक आते बाल दाएं बाएं छिटकते हुए वो कॉलेज गर्ल की बजाय स्कूल गर्ल ही लगती थी। मेरी बात मान कर तो देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो। वो कहते कहते झुक कर रुक गई। फिर दोबारा एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए बोली, समीन भी अच्छी बच्ची है, काफ़ी चक्कर लगाती रहती है, अक्सर मुझसे मिलने आ जाती है। नहीं समीन तो हरगिज़ नहीं। वो कतई लहजे में बोला। समीन के बारे में उसके ख्यालात इतने साल गुजरने के बाद भी नहीं बदले थे। वो आज भी उस मामले में इतना ही अटल था। फिर मराहिल हर लिहाज से बेहतर है। नसरत ने उन तीनों बेटियों की परवरिश एक ही खतूत पर की है। दाऊद सुलेमान के दिल में एक मरतबा फिर टेस सी उठी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेबसी से कहते हुए उसने अपना सर सरताज बेगम की गोद में गिरा दिया। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। आहिस्ता से उसके घनेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी।
اب نہیں، ہرگز نہیں، ہر دفعہ شکست میرے حصے میں ہی کیوں؟ میں اتنی بھی ارزاں نہیں۔ داؤد سلمان، وہ جب سے داؤد پیلس سے لوٹی تھی مسلسل کمرے میں چکر لگا رہی تھی، نہ جانے کتنے چکر کاٹ لیے تھے اس نے یہاں سے وہاں تک۔ یہ اس کی دوسری مرتبہ تذلیل ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ تو وہ خود پر جبر کر گئی تھی، لیکن اب کی دفعہ وہ اپنے اشتعال کو دبا نہیں پائی تھی۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ جس کی اونچی ناک کی مثالیں دی جاتی تھی، مغرور اور نک چڑی کے نام سے اسے ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے وجود کو دو دفعہ ٹھکرایا گیا تھا، اسے بے مول کیا گیا تھا۔ وہ بل کھائی ہوئی ناگن کی طرح ابھی تک مل چل رہی تھی۔ اپنا آپ اتنا مت گراؤ سمین کہ مجھے تمہاری دوستی پر ندامت ہونے لگے۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھا۔ داؤد سلمان کا قطع انداز سے اسے یاد آیا تو وہ نئے سرے سے ببر گئی۔ میں تم سے ایسا بدلہ لوں گی داؤد سلمان، تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ تمہیں بھی پتہ چلے گا نارسائی کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، اب دیکھنا تمہیں محبت قدم قدم پہ ٹھکرائے گی۔ محبت کے جواب میں ملنے والی اذیت کیسی ہوتی ہے، اس کا احساس تمہیں اب ہوگا اور خوب ہوگا۔ دونوں مٹھیاں بیچتے ہوئے وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آگ کی لپٹیں تھیں جو اسے اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے داؤد سلمان، ابھی سے خود کو تیار کر لو۔ وہ جیسے کسی نتیجے سے پہ پہنچ گئی تھی۔ دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل آپی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی ایک دم چونکی، سر اٹھایا تو نوشابہ کو سامنے پایا۔ میں پوچھ رہی تھی کھانا کھائیں گی آپ؟ اس کی سپاٹ آنکھیں دیکھ کر نوشابہ سمجھ گئی وہ اس کی بات سن نہیں پائی، اس لیے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ نہیں، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولی، کھا لیں آپی، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بیمار پڑ جائیں گی ایسے۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کے نوشابہ کو دل کو کچھ ہونے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ جملہ کل سے وہ نہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ ایسا کر کے آپ کس کو سزا دے رہی ہیں؟ آپ تو بہت فٹ نیچر کی مالک ہیں، پھر اتنی پتھر دل کیوں ہو رہی ہیں؟ نوشابہ کا لہجہ بھر گیا۔ پتھر دل میں ہوں یا تم لوگ؟ وہ سخت انداز میں ہوئی۔ میرے ساتھ تو ایسا مت کریں آپی، میں آپ کی بہن ہوں۔ نوشابہ اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس وقت ٹھیس بنی بیٹھی تھی۔ میری بہن ہو؟ مناہل نے نظریں اس پہ گرائیں۔ تو پھر تیار رہنا، میرے بعد تمہیں ہی قربانی دینی ہوگی۔ استزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے نوشابہ کے کانوں میں گرایا تھا، وہ جہاں بھی وہیں پتھر کے رہ گئی۔ اور آج اس کی مہندی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں مہندی سوکھ کے جھڑنے لگی تھی۔ ابھی وہ نوشابہ سے کتنے سخت الفاظ کہہ کر آئی تھی، وہ بھی کہا کرتی تھی۔ اس کا تو اپنا وجود ابھی تک بے یقینی کی حالت میں ڈول رہا تھا۔ وہ اور داؤد سلمان اس کی رائے کو، اس کے خیالات اور احساسات کو کسی نے سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ تمہارا خیال ہے تم 19 سال کی لڑکی زیادہ عقلمند اور سمجھدار ہو، اور ہم تمہارے بڑے والدین بے وقوف اور جاہل ہیں؟ یہ اس کے بابا جان تھے جو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی ضد پہ، اس کے ہاسٹل میں رہنے پر رضامند ہو گئے تھے، اور ہر ہفتے باقاعدگی سے اسے ملنے آتے تھے، اس کی ہر ضرورت بنا کہے جان لیتے تھے۔ اور آج اس کی زندگی کا انتہائی اہم معاملہ وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا بابا جان، حیرت کی شدت میں بے یقینی کی انتہا، لیکن اس کے سارے جواز، سارے دلائل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دیکھو، اگر تم کہیں اور انوالو ہو تو ہمیں بتا دو۔ اس کے انکار کی وجہ کو سب یہی سمجھ رہے تھے۔ اس کا دل تعصب سے اور آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مشکل کہہ پائی تھی۔ تو پھر ہماری مان لینے میں کیا قباحت ہے؟ پتہ نہیں ان کا لہجہ واقعی سخت تھا یا صرف اسے یہی محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے یا اس کی ضبط کا بندھن جواب دے جاتا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں سے رکی نہیں تھی۔ پتہ نہیں والدین اس معاملے میں اتنے حساس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ بس چندہ لوگ کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ماما نے ہی کہا تھا، ورنہ بابا جان تو چاہ رہے تھے صرف سادگی سے نکاح ہو جائے۔ اس کی چند ایک کزن سی تھیں جنہوں نے شور ہنگامہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ تقویت کی خرابی کا بہانہ کر کے اندر چلی آئی تھیں۔ نازیہ آپی کی شادی پہ انہوں نے کتنا انجوائے کیا تھا، اور مہندی والے دن تو اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کر لے اور کیا نہ کرے۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی، اور کل وہ نابیہ آپی، اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ ماضی کا ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ نہیں بہن، وہ لوگ ہمارے ہم پلے نہیں ہیں، بس تم ہمارے جیسے گھرانے میں کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو۔ فردوس خالہ کی بات سن کے نصرت نے کہا، یہ تم نے خوب کہی نصرت، آج کل ایسے رشتے تو بڑے نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ فردوس خالہ چمک کے بولی، اللہ نہ کرے میں تو ناشکری نہ کروں،
میں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ اتنے اونچے سے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھلا لڑکیوں کی کمی ہے؟ وہ کیوں کر ہماری بیٹی کو لیں گے؟ نصرت نے اپنے دل کی بات کہی۔ اے لو، مجھے تمہاری بیٹیوں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ نصرت، میں کیسے ایسے اونچے دماغ والوں میں اپنی بیٹی دے سکتی ہوں؟ میں نے اگر تم سے کہا ہے تو خوب دیکھ بھال کے اور ٹھوک جو بچا کے کہا ہے۔ وہ لوگ ایسے ہرگز نہیں ہیں، رئیس ضرور ہے مگر کھٹ دماغ نہیں۔ میری بہن ایک عرصے سے انہیں جانتی ہے، میں تو یوں ہی اتفاقاً اس کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، بلکہ یہ کہو قسمت لے گئی، ورنہ میں اکثر اپنی بہن سے ملنے جاتی رہتی ہوں، لیکن کبھی حویلی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بس حویلی جانا ہوا تو روبینہ نے باتوں میں ہی ذکر چھیڑ دیا، پھر دوست رشتے کرواتی ہے۔ سرتاج بیگم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تو میرے ذہن میں پہلا نقشہ ہی نازیبہ کا ابھرا۔ میں نے تو وہی نازیبہ کے متعلق جو سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو میرے ساتھ آنے کو تیار تھی، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ تم سے تو رائے لے لوں۔ ایسے اچھے گھرانے تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور پھر تم کون سا کسی سے کم ہو؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کون سی ایسی نعمت ہے خدا کی جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ اور سرتاج بیگم نے تو مجھے وہیں بتا دیا کہ نہیں، کسی قسم کا لالچ نہیں، انہیں کسی قسم کا لالچ نہیں، بس لڑکی پر بھی پڑھی لکھی ہو اور سلجھی ہوئی ہو۔ ارے لڑکیاں تو انہیں بہت ملتی ہیں، لیکن آج کل کا دور بھی بڑا لالچی ہے، ہر کسی کی نظر دولت پر ہوتی ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، اپنی نصرت کو تو اتنی غیرت مند ہے، بیٹی سے کبھی ایک دھیلا بھی نہیں نہ لے تو، اور تمہیں تو پتہ ہے بات میں ہمیشہ صاف اور کھڑی کرتی ہوں، خواہ کسی کو برا ہی لگے۔ فردوس خالہ نے تو پوری تقریر ہی کر ڈالی تھی، اور آخر کار انہوں نے نصرت کو نیم رضامند کر ہی لیا تھا۔ شام کو نصرت نے ایاز سے اس بارے میں بات کی، شروع میں تو وہ بھی متبسم ہوئے، لیکن نصرت کے قائل کرنے پر وہ اتنا کہہ کے اٹھ گئے، میں پہلے لڑکے کے بارے میں پتہ کر لوں، پھر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ماما، یہی نہیں کرنا یہ رشتہ؟ مناہل ابھی بھی اتفاقاً گھر آئی ہوئی تھی، پاپا جان کے اٹھتے ہی وہ لپک کر نصرت کے پاس آئی تھی، کیونکہ وہ ساری داستان سن چکی تھی۔ کیوں؟ نصرت نے تیکھے چتون سے دریافت کیا۔ ماما، یہ جو ڈیرے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، بڑے غصیلے، رعب چلانے والے اور عیاش طبع ہوتے ہیں۔ وہ اب آلتی پالتی مار کے صوفے پر بیٹھ گئی اور بڑی مفید معلومات انہیں دے رہی تھی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ نصرت نے اسے گھورا۔ اور ویسے بھی وہ وڈیرا حویلی میں نہیں ہے، اس کا اپنا گھر اسلام آباد میں ہے اور وہیں بزنس سیٹل ہے۔ یہ تو اور بھی غلط بات ہے، یعنی کھلے چھٹے ہیں، اس کے چھٹی ہے، اس کے گھورنے کے قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی۔ وہ جو میری دوست ہے نا جیبا، اس کی آپی کی شادی ہوئی تھی اس طرح ایک وڈیرے کے ساتھ، بلکہ وڈیرا پلس بزنس مین۔ پہلے تو لوگوں نے ان کی دولت دیکھتے ہی ہوئے اپنی بیٹی دے دی، لیکن بعد میں بڑا پچھتائے وہ بالکل بھی اچھا نہیں نکلا۔ پہلے بھی ایک بیوی کو فارغ کر چکا تھا، جیما کی آپی تو بالکل بھی قدر نہیں کرتا تھا، اپنی من مانیاں کرتا تھا، بیوی کو تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا، ابھی تک ویسا ہی ہے۔ زیبا بیچاری بہت کرتی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے، ان سب کی فطرتیں ایک سی ہوتی ہیں۔ ماما زیبا نے تو اسے اور بھی بہت سے قصے سنائے ہیں تھے اپنی بہنوئی کے، لیکن وہ سب مناہل ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ان کی اطاعت بڑی عجیب ہوتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی؟ اپنی نازیہ آپی کے لیے رشتوں کی کمی ہے؟ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تمہارے بابا کہہ رہے تو رہے ہیں، پتہ کروائیں گے، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے فی الحال تو اسے ٹالنا چاہا، اور پتہ نہیں کیوں مناہل کو یقین تھا اس کا خیال درست نکلے گا اور یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی نکلی، کیونکہ اس سے تو بابا اگلے روز کالج چھوڑ آئے، پھر بعد میں کیا کھچڑی پکی اسے ہرگز علم نہیں تھا۔ وہ تو جب نوشابہ نے اسے فون کر کے بتایا کہ نازیہ آپی کی نہ صرف ہاں ہو چکی ہے بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، وہ تو ہکا بکا رہ گئی، یعنی اس کی رائے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ بابا جان نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں بتاؤں، کیونکہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، لیکن آپی، آپ کو تو پتہ ہے میرے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی سے ہے بھلا؟ وہ اس کی حالت سے قطعی نظر اپنی ہی بھاگ بڑھ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی نا؟ گھر پہنچتے ہی وہ خفکی سے منہ پھیلا بولی، ایسا کچھ نہیں ہے مناہل، خواہ کے وہم مت پالو، وہ داؤد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا نے ہر طرح سے تسلی کروا لی ہے۔ نصرت چاہتی تھی اس کی عادت کو، اس لیے پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی، پھر بھی ماما، آپ نے اس داؤد کے بچے کو مجھ پر ترجیح دی ہے نا؟ وہ ہنوز نروٹھے پن سے بولی، ارے میری جان، جو تم میرے لیے ہو وہ داؤد کا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے وہ اس کے انداز میں بولی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی، داؤد سلمان بالکل پرفیکٹ پرسنالٹی ہے، تم دیکھو گی تو اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرو گی۔ نصرت اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو نازیہ آپی کے سر ہو گئی۔ زیادہ ضرورت نہیں ہے اس وڈیرے کو سر پہ چڑھانے کی، بلکہ کھینچ کے رکھنا اس کے اتنے عقلمندانہ مشورے پر۔ نازیہ آپی بے ساختہ مسکراتی، ہنسنے کی بات نہیں ہے نازیہ آپی، یہ وڈیرے بڑے ہد چٹے ہوتے ہیں،
اپنے آگے کم کے ہی کسی کو گھاس ڈالتے ہیں، بڑا زخم ہوتا ہے انہیں خود پر، اور جبھی تو بتا رہی ہے کہ بس کرو مناحل، تم نے ابھی سے میری جان نکال دو گی۔ وہ تو ایسے نہیں لگتی۔ اس کی روان دوا زبان کو نازیہ نے مشکل ٹوکا تھا۔ اور تم انہیں بار بار وڈیرا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے گاؤں کم ہی جاتے ہیں، ان کا بزنس ادھر ہے اسلام آباد میں، تو ظاہر ہے وہ وہیں رہیں گے۔ چہرے پہ بڑی شرمیلی مسکان سے زائد کہہ رہی تھی، وہ نہیں۔ اوہو، مناحل نے حیرت سے آنکھیں پڑپڑائیں۔ پوری مسخرہ لگ رہی ہو۔ نازیہ مصنوعی خفگی سے گھورا، ایک بات تو بتاؤ آپی، یہ اتنا انفارمیشن کہاں سے ملا ہے؟ اس کی قریب گھسکتے ہوئے مناحل نے خاصے راز برادرانہ لہجے میں دریافت کیا۔ ان کی بھابھی آئی تھیں، انہوں نے بھی بتایا ہے۔ پتہ ہے مناحل، ان کی بھابھی بہت اچھی ہیں، ان کے شوہر جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے، 2 بچے ہیں ان کے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، دونوں جرواں ہیں، فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں۔ مناحل آپی، ماما آپ کو بلا رہی ہیں، پھوپھو کا فون آیا ہے، وہ پہنچ رہی ہیں، نوشابہ نے اندر آتے ہوئے کہا تو نازیہ کی بات وہیں رہ گئی۔ اوہ پھوپھو آ رہی ہیں، وہ خوشی سے گلان سے بھرتے ہوئے باہر بھاگی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے نازیہ نے تعصب سے سوچا۔ مہندی والے دن انہوں نے خوب ہلکا گھلا گلا کیا تھا، لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اتنی دور سے وہ مہندی لا ہی نہیں سکتے، اور پھر بابا جان نے بھی منع کر دیا تھا کہ انہیں یہ رسمیں ویسے بھی پسند نہیں تھی۔ ان سب نے مل کر جیا کو خوب چڑھایا تھا، اور پھر بارات کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ مناحل ڈارک اور لائٹ پرپل کلر کی سوٹ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نازیہ آپی میرا میرون کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ وہ ریسیپشن پہ باراتیوں کو ریسیو کر رہی تھی جب دلہا والوں کی طرف سے کسی خاتون نے پوچھا۔ یہ ہماری بھتیجی مناحل ہے، نازیہ سے چھوٹی ہے۔ پھوپھو اس کے قریب ہی کھڑی رہی، تعارف کروایا۔ کمال ہے، یہ ہیرا تو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں تو آج ہی دکھایا ہے۔ وہ خاتون اب بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مناحل ہاسٹل میں رہتی ہے، شادی ہے، چند دن پہلے بھائی جان اسے لے کر آئے ہیں۔ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہوا ہے کہ مناحل کا کبھی آنا نہیں ہوا، اور کچھ اس کے ایگزامس ہو رہے تھے، ہم نے ریسرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آپ انہیں دیکھ نہیں پائے۔ معاملہ چونکہ بیٹی کی سسرال کا تھا، اس لیے پھوپھو نے کافی تسلی بخش جواب دیا تھا۔ وہ خاتون وہاں سے ہٹی تو مناحل نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی نظریں مناحل کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دودھ پلائی کا آغاز ہوا تو ہر طرف اس کی نام کی پکار پڑ گئی۔ آ رہی ہوں، فارغ تھوڑی بیٹھی ہوں۔ کندھے سے پھسلتا ہوا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھی تو ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ ماما نے صحیح کہا تھا، داؤد سلمان کو دیکھ کر اسے واقعی اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بھرپور مرد تھا، گولڈن شیروانی پہ آف وائٹ کلاؤ پہنے وہ کسی وڈیرے کی بجائے کوئی حسین دیوتا لگ رہا تھا۔ مناحل کے دل میں سویا ہوا شک بھی بیدار ہوا تھا، اتنے حسین، ایجوکیٹڈ اور کروڑ پتی آدمی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی ہے، پھر نازیہ آپی ہی کیوں؟ وہ لوگ اگرچہ کم حیثیت نہیں تھے، لیکن داؤد سلمان کے ہم پلے تو ہرگز نہیں تھے، پھر انہوں نے نازیہ آپی کو کیسے پسند کر لیا؟ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ نہ ہو جبھی کہ آپی کی میری طرح میری آپی جی، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو۔ وہ اپنے خیال سے خود ہی گھبرا اٹھی۔ تم کیوں یہاں سچو بن کے چپک گئی ہو؟ آگے نہیں بڑھنا کیا؟ الوینا کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی۔ ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھ رہے گی۔ چل بھی پڑو۔ الوینا جھنجھلائی تو وہ سنبھل کے آگے بڑھ گئی۔ اسٹیج پر پہنچ کر اسے دودھ کا گلاس دلہا کی طرف بڑھایا۔ ٹیسٹ چیک کر لیں پلیز۔ وہ دلہا کے چیلے ارد گرد ہی موجود تھے۔ آپ کو اپنے وقت پہ ملے گا۔ مناحل کے ٹکے سے جواب پہ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ ہم نے پینا نہیں ہے، صرف چیک کرنا ہے۔ کوئی دوسرا مددگار آن ٹپکا۔ آپ لے لیں اس سے پہلے کہ معاملہ توڑ پکڑتا۔ مناحل نے دودھ کا گلاس دلہا کے مزید قریب کر دیا۔ انداز البتہ کافی سنجیدہ تھا۔ داؤد سلمان نے گلاس تھام لیا۔ لڑکے کے بیچارے پٹکتے رہ گئے۔ ہاں بھائی، جب گلاس تھامنے والے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہو، کون کا پھر انکار کر سکتا ہے؟ دلہا پارٹی میں سے کسی نے سرد آب بھری۔ مناحل کو اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پیسے تو مانگو۔ شعلانہ نے اسے پیچھے سے کوہنی ماری۔ تم کیا گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو؟ الوینا جو اس کے قریب بیٹھی تھی سرگوشی سے انداز میں بولی۔ آپی پیسے تو مانگ لیں، ہم نے دودھ مفت تھوڑی پلایا ہے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر نوشابہ بھی بول اٹھی۔ چلیں داؤد بھائی، 20,000 دے دیں آرام سے۔ آخرکار نوشابہ کو ہی بولنا پڑا۔ داؤد سلمان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی والیٹ میں سے 5,000 کے کتنے ہی نوٹ مناحل کی طرف بڑھا دیے۔ اتنی جلدی ہار ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے دوسری مرتبہ پھر چلا اٹھے۔ مناحل نے پیسے اس کے ہاتھ سے پکڑے اور ایک لمحے کے لیے تاخیر کیے بنا اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔
रुखसती के वक्त वो फूट फूट कर रोई थी और तहे दिल से दुआ थी कि उसका हर कच्चा सिर्फ कच्चा ही निकले, उसकी आपी को दुनिया की हर खुशी मिले। ये क्या बात हुई, हम आ रहे हैं ना और तुम जा रही हो। वो यूनिफॉर्म पहने कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे जब नायाबी आन धमके। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? वो वाकई उन्हें इस वक्त देखकर हैरान रह गई थी। दाऊद की मीटिंग थी आज यहीं, मैंने कहा मुझे भी लेते चलें, वैसे भी तुम सब से मिलने को इतना दिल चाह रहा था। नाजिया आपी मुस्कुराते हुए बताया, उनकी शादी को 3 माह हो गए थे। इस अरसे में नाजिया आपी ने बहुत कम चक्कर करके लगाए थे। मकबूल उसके दाऊद घर में अकेले होते हैं, उनके मसरूफियत बेतहाशा है, फारिग वक्त ही कम मिलता है। वो तो मुझे कहते हैं कि तुम अपने घर जब दिल चाहे चली जाया करो, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ के आने मेरा दिल नहीं चाहता। आपी आप खुश तो है ना? मिनाहिल ये सवाल हर दफ़ा उससे पूछती थी। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान, तुम मेरे लिए फ़िक्र मत करा करो। नाजिया आपी नाजिया आपी ने मोहब्बत से उसे देखते हुए बोला, पता है दाऊद मुझसे कह रहे थे तुम्हारी बहन मिनाहिल बहुत खुशतबा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे खिंची सी रहती है। मैंने क्या ऐसी कोई बात नहीं की नहीं है। दरअसल हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए मिनाहिल ज़रा खिंचती है। वैसे भी आप उससे इतनी कम तो मुलाकातें हुई हैं, और तुम वलीमे के बाद एक मरतबा भी मेरी तरफ नहीं आई। हालांकि नौशाबा कितनी मरतबा आ चुकी है। आखिर में उन्होंने बेशिकवा क्या किया तो मिनाहिल ने बेसाख्ता तशक्कुर भरी सांस खारिज की। वो वाकई अभी तक दाऊद सलमान से नौशाबा की तरफ फ्री नहीं हुई पाई थी। अब शायद उसकी वजह यही थी, वो उससे बहुत कम दफ़ा मिली थी, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी और 1 माह बाद घर आई थी। और हाँ, तुम्हारी वो सुपिट सी दोस्त जुम्मे वाली बात भी मैंने उन्हें बताई थी, और तुम्हारे नायाब मशवरे भी। वो हंसे और बहुत हैरान भी हुए। कहने लगे, मिनाहिल ऐसी लगती तो नहीं है। वो कहकर खुद भी हंसने लगी। आप ही मिनाहिल एहतजाज से चिल्ला उठी। ये हमारा सीक्रेट था। उसकी खुफगी की परवाह किए बगैर नाजिया झटिटाई से मुझसे हंसती रही। सुना दाऊद से मिला, उन्होंने जल्दी से चले जाना है। उसे खड़ा होता देखकर नाजिया आप ही बोली, वहीं जा रही हूँ। कॉलेज जाने का इरादा तो उसने मुलतवी कर दिया था, अलबत्ता यूनिफॉर्म अभी चेंज नहीं किया था। यूं ही वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आप ही आपको खौफ नहीं आता इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए? लंच करने के बाद वह हंसताने के इरादे में से लेटी थी जब मिनाहिल ने उससे सवाल किया। पहले आप आता था, अब तो मैंने भी अपने लिए एक्टिविटीज़ ढूंढ ली हैं। दाऊद भाई के साथ आप भी पार्टीज़ वगैरह में शिरकत करती हैं? रुख उसकी जारी मोड़ते हुए उसने दिलचस्पी से पूछा। अगर बिजनेस पार्टीज़ हों तो फिर वो मुझे नहीं लेकर जाते, अलबत्ता वैसे पार्टीज़ हों या कहीं फंक्शन हो तो अगर फारिग हूँ तो फिर मुझे ले जाते हैं। हाँ, उनके लिए अपने लिए तो माहौल साजगार ही होता है। वो उसकी सिर्फ सोच के रह गई, कह ना सकी। जानती हो मिनाहिल, मैंने एक दिन तुम्हारे वाले सवाल उनसे किया था। इब्तदा में मुझे भी बहुत ये बात खटकती थी कि दाऊद इतने खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं, फिर उन्होंने ये क्यों उन्हें मैगी क्यों मिली? जी आपी की बात पर वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवजा। यही फांस तो उसके दिल में अभी तक अटकी हुई थी। वो कहने लगे, तो तुम पागल हो नाजिया। भला किस्मत हमसे पूछ के थोड़ी लिखी हुई गई है। बस मेरी किस्मत तुम्हारे साथ लिखी हुई थी, तो मुझे तुम्हें मिलना था, चाहे तुम कहीं भी किसी भी हालत में हो। लोगों की शादियाँ 7 समुंदर पार क्यों हो जाती हैं? क्योंकि किस्मत उन्हें वहाँ खींच के ले जाती है। मेरी किस्मत भी फिर दोस्त खाला को खींच कर उनकी हवेली में ले गई थी। देखो कितनी आसान बात है, तुम ख्वाह परेशान होती रही। नाजिया आपी ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो कायल हो गई। बाकी जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। वो शायद जिम्मे वगैरह के किस्सा से ज़्यादा ही साल कर रही थी, इसलिए उसकी अपनी सोच भी वैसे ही हो रही थी। और अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखते हुए वो सोच रही थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए वो शांत तो हो गई। दाऊद बहुत अच्छे हैं मिनाहिल, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें भी मेरी जैसी किस्मत दे। दुआया लहजे में कहते हुए वो इस बात से बेखबर थी कि अल्लाह से उस जैसी नहीं बल्कि उसकी ही किस्मत दे देगा। वो फटी फटी आंखों से बाबा चांद की तरफ देख रही थी। उसे ना अपने कानों पे यकीन आ रहा था, ना अपनी आंखों पे। ये बेयकीनी थी। सब्र करो बेटा, अल्लाह को ही मंजूर था। बाबा जान का हाथ उसके सर पे ठहर गया तो जैसे उसे होश आया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता? बाबा जान वो उनके सीने से लगकर बिलक कर रो दी। उनकी अपनी आंखें बरस रही थी, लेकिन उन्हें तो बर्दाश्त करना था। अगर वही सब्र छोड़ देते तो बाकी सबको किसने संभालना था? उसे कल शाम ही बाबा जान हॉस्टल से लेकर आए थे कि नाजिया आपी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। वो तफरी में बाबा जान के साथ घर आई। मामा तो पहले इस्लामाबाद आ चुकी थी। वो और नशाबा बाबा जान के साथ फ़ौरन इस्लामाबाद चली गई, और यहाँ आकर उसे हकीकत पता चली थी। नाजिया आपी सीढ़ियों से उतरते हुए वक़्त चक्कर आने की वजह से सीधी नीचे आ गिरी थी। उस हाल में के जब वो उम्मीद से थी मिस कैरेज तो हो ही गया था, लेकिन अब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो बाबा जान के हमरा सीधी हॉस्टल
हॉस्पिटल ही पहुंची थी। सारी रात आंखों में काटने के बाद जो खबर उन्होंने सुनने को मिली, उसने मनाहिल के साथ साथ सबको ही बेहाल से बेहाल कर दिया था। बाकी किसका क्या हाल है, कौन उस गम को बर्दाश्त कर गया था, कौन गम से निढाल था, उसे कुछ खबर ना थी। उसे तो अपनी भी कुछ खबर ना थी। आंसुओं की चादर आंखों के सामने ऐसी तनी कि फिर उसे कुछ नज़र नहीं आया। गुजरता वक्त उस सबके ज़ख्म भी मंदल कर देता है। उन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता हालात के समझौता कर लिया था। मनाहिल ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब तो नशाबा भी कॉलेज में आ गई थी। एग्जाम्स देकर वो घर आ गई। मामा ने साफ मना कर दिया था, अगर उसने आगे पढ़ना है तो फिर हॉस्टल में नहीं रहना। वो इन दोनों को अब आंखों के सामने देखना चाहती हैं। सरताज बेगम अक्सर उनके घर का चक्कर लगा करती थी, क्योंकि वापस से हवेली जाने के बजाय वो अभी तक दाऊद पैलेस में ही रह रही थी। फिर उनकी आमदरफ्त बढ़ने लगी। नाज़िया आपी की वफ़ात को 5 माह हो गए थे। सरताज बेगम के बार बार आने का अक़दा मनाहिल पर काफ़ी देर बाद खुला था। जब मामा ने दाऊद सलमान के मुतालिक उससे बात की, उसने लाख इनकार करना चाहा। वो भला नाज़िया आपी की जगह क्यों कर ले सकती थी। आप मेरी शादी चाह मर्जी करते हैं, लेकिन दाऊद सलमान से नहीं। मैं उसने रिश्ते को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती। उसने बहुत लचाहत से मामा से कहा, हमारी मर्ज़ी तो दाऊद सलमान में ही है। वो एक अच्छा इंसान है। उसने नाज़िया को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बस अल्लाह की मर्ज़ी उसी में थी। वो इतनी ही उम्र लिखवा के लाई थी। नाज़िया की ज़िक्र पर मामा की आंखें नमनाक हो गई थी। ये सानिया उन्हें अपनी उम्र से 10 साल आगे ले गया था। देखो बेटा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उस्मान को ये के बाद दिगरे अपनी दोनों बेटियां दे दी थी। जब शरीयत हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है तो फिर उसमें क्या बात कौन सी है। ऐसी कई मिसालें हैं तो तुमने अपनी आंखों से भी देखी होंगी। हमने कोई दुनिया से निराली बात नहीं की। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो लोग इतनी मोहब्बत और चाह से तुम्हें मांग रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करती थी। फिर हमें दाऊद सलमान से भला क्या इतराज़ हो सकता है। मामा किसी न किसी तरह से उसे कायल करना चाहती थी। वो कायल हुई तो थी या नहीं, अलबत्ता खामोश ज़रूर हो गई थी। बाद में उसने खूब वेला किया था, लेकिन मामा और पापा का ख्याल था ये सब वक्ती बातें हैं। उन्होंने उसकी रोशन मुस्तकबिल को देखते हुए सरताज को हाँ कर दी थी। और वो तो जैसे उसी इंतज़ार में थी, क्योंकि वो हमेशा दाऊद सलमान के पास नहीं रह सकती थी। उन्हें वापस हवेली जाना था, जहां उनकी बेवा बहू अपने 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। और फिर सारे मामलात अना फाना के ही मिले हुए थे। जितन आज उसके हाथों पे दाऊद सलमान के नाम की मेहंदी लगी थी। मराहिल की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। आज की सारी रात उसे माजी करने में गुजर गई थी। दूर कहीं उसे अचानक की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर वज़ू करने के लिए चल दी कि अब आखिरी मरतबा रो के अपने अल्लाह के सामने उसे अपने सारे दर्द बहाने थे। रेड कलर के लहंगे में वो इस कदर हसीन लग रही थी कि दाएँ बाएँ लड़कियों के हमरा से आते देखकर दाऊद सलमान बेइख्तियार ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे हर किस ने यकीन नहीं आ रहा था कि वही मनाहिल है जो यंग सी कॉलेज गर्ल है। अभी वो उसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था कि उसे उसके पहलू में लाकर बैठा दिया गया। यू आर वेरी लकी दाऊद सलमान, उन दोनों की जोड़ी देखते हुए समीन ने कहा था। समीन भी उनके साथ बारात में शामिल थे। वो चंद दिन पहले दाऊद सलमान के पास गई थी और अपने गुज़िश्ता रवैये पे माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कल शाम की फ़्लाइट से वो स्टेट्स जा रही थी, जहाँ वो गुज़िश्ता 1 साल से मुकीम थी। दाऊद सलमान ने उसके दिली इरादे से कतई बेखबर उसे माफ़ कर दिया था। इसे हरगिज़ इल्म नहीं था कि माफ़ी उसे इस कदर महंगी पड़ने वाली है। और फिर समीर ने जल्दी का शोर मचा के रुखसती करवा डाली थी। सारा सफ़र भी उसने मनाहिल और दाऊद सलमान के हमरा तय किया था। सारा रास्ता वो खुद भी बोलती रही और दाऊद सलमान को भी बोलने पर मजबूर करती रही। मनाहिल को भी उसने कई बार मुखातिब किया था, लेकिन मनाहिल ने मरतन भी जवाब देना गवारा नहीं किया था। तुम थक गई होगी मनाहिल, इसी होके बैठ जाओ। चंद रस्मों के बाद उसे दाऊद सलमान के कमरे में पहुंचाया गया। दाऊद के रिश्तेदार उसे कमरे तक छोड़ने आए थे। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वो चले गए थे। जब कि समीन अभी तक उसके पास थी। ये मौका तो नहीं है तुम ऐसी बातें करने का, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कल की फ़्लाइट में स्टेट्स आ रही हूँ। उधर जाने से पहले चंद ज़रूरी बातें तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। उसकी मबहम गुफ्तगू पे मनाहिल पहली दफ़ा चौंकी थी। जब दाऊद सलमान की पहली शादी हुई थी उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, इसलिए उसकी शादी में शिरकत न कर सकी। लेकिन खबर उसने कुछ देर तौक़ुफ़ किया, फिर गोया हुई। मैंने और दाऊद सलमान ने मास्टर्स इकट्ठे किया है। तालीम के दौरान हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ था और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती गई। एक दिन दाऊद सलमान ने मुझे प्रपोज़ किया था। उसने मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी और वो होनी भी नहीं चाहिए थी। आखिर दाऊद सलमान जैसे शख्स ने मुझे प्रपोज़ किया था। जब खैर हम दोनों ने उस वक्त पर इत्तेफाक कर लिया था मास्टर्स के फ़ौरन बाद शादी कर लेंगे। वक्त कुछ आगे सरका तो मुझे दाऊद सलमान की हरकत के बारे में सुनगुन मिलने लगी। पहले पल तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उन बातों की तस्दीक करवानी चाहिए तो मेरी हैरत की इंतहा इस वक्त ना रही जब वो बातें 100% दुरुस्त निकली। वो एक बुरे किरदार का शख्स था, बल्कि अभी भी है।
ड्रिंक वो वैसे करता है जैसे पानी इस्तेमाल करता है। और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है घुमाना जगह ये पे जाना है। उसकी दिल की पसंदीदा हॉबी है। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि वो चौधरी टाइम बनता है। हफ्ते 10 दिन बाद एक ही चक्कर अपनी हवेली का भी लगाता है। वहाँ भी उसकी याशी का हर सामान मुहैया है। और फिर वो तो अपना गांव से है, अपनी ज़मीनें हैं, नए से नया मॉडल दस्तियाब है वहाँ। उसकी माँ और भाभी से ही शादी करना चाहिए थी, लेकिन वो बेचारी भोली सी औरत थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दाऊद सलमान उनके अज़ाइम से वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि उसे उसकी हमदर्दी करार दिया। अब भी वह हवेली वालों को अपने पास रखकर राज़ी नहीं है। हालांकि उसका भतीजी इतना इस्रार करते हैं कि वो पढ़ाई की खातिर इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लेकिन दाऊद नहीं मानता। आखिर को पोल खोलने का खतरा है। नाजिया में से तो मिली तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो भी बहुत मासूम थी। शोहर की रंगीन मसरूफियात को बिजनेस की मसरूफियात समझती रही। खैर, जब उन बातों का मुझे इल्म हुआ तो मैंने अव्वल उसे रोकने की कोशिश की, और जब उसने मेरी नहीं मानी तो मैंने दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि दाऊद सलमान की नज़र मेरे डैडी की दौलत पर थी। उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया, धमकियाँ भी दी। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि शादी भी नहीं की। फिर मैंने तो 1 साल पहले ब्याह के स्टेट चली गई, और 1 माह बाद ही दाऊद ने मुझसे भी शादी कर ली। नाज़िया की वफ़ात के चंद दिन बाद ही मेरा आना पाकिस्तान हुआ, और मुझे ये दुख देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि दाऊद सलमान की आदत वैसी ही वैसी हैं। उसने फिर मुझे प्रपोज़ कर दिया था। उसका ख्याल था कि मैं अपने शोहर से झगड़ा कर आई हूँ, और जो हुआ सो हुआ। मैंने ये बातें उसके लिए नहीं, तुम्हें बताई हैं कि तुम अपने लिए कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सको। हो सके तो दाऊद सलमान को ही राह रास्त पर ले आओ, वरना अपनी ज़िंदगी पर बर्बाद मत करना। ज़मीन आपी, और कितना इंतज़ार करवाएंगी चाचू को। सोमी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो ज़मीन मनाहिल को गाल थपथपाते हुए खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद ही दाऊद सलमान अंदर दाखिल हुआ। सही कहा था मामा जान ने, रिश्ते के नज़रिए बदल जाए तो एहसास खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। मनाहिल के रूसी सिंगार को देखकर जिस तरह उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी, उस पर खुद भी हैरान हुआ था। हालांकि वो उसकी स्टेज से पहले भी गुजर चुका था, जबकि दूसरी तरफ मनाहिल के दिमाग में धमाके की हॉरर थे। वो इतनी बाहिम्मत और बाइज़्ज़त हरगिज़ नहीं थी। कितने सारे इंकशाफात को एकदम ही सह जाते, उसका पूरा वजूद ही झटकों की सद में था। दाऊद सलमान ने कई दफ़ा उसे पुकारा, लेकिन जवाब न रात किसी खदशे के पेश नज़र उसने उसका हाथ पकड़कर सहलाना चाहा। जवाबन वो पूरी की पूरी उसके पे आन गिरी थी। पहले तो वो सटपटाया था, फिर वो घबरा गया, क्योंकि मनाहिल उसे अपने होश और हवास में महसूस नहीं हुई थी। उसका खदशा दुरुस्त निकला था, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे एहतियात से बेड पर लेटाते हुए वो बाहर की तरफ लपका। बेहोश तो तुम्हें होना चाहिए था दाऊद सलमान, इतना हसन अपनी मलकियत में देखकर उल्टा तुम उसे बेहोश कर दिया। डॉक्टर निसार काफ़ी मज़ाहिया तबीयत के थे। मनाहिल को चेक करते हुए उन्होंने माहौल पे छाई कताफत को कम करना चाहा था। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वो मुस्कुराए, लेकिन दाऊद बावजूद कोशिश के मुस्कुराने के डोंट वरी यंग मैन, थकावट, नींद की कमी और टेंशन की वजह से नतीजा निकला है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया। सुबह ये उठते कि बिल्कुल फ्रेश हो गई होगी। उसकी परेशान सूरत देखकर डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी। नज़र लग गई है मेरी बेटी को। सरताज उसके सरहाने बैठी कुरानी आयत को वर्द कर रही थी। अलबत्ता कुछ फासले पर खड़ी समीन के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट थी, जिसे कोई भी महसूस ना कर सका। तीसरे दिन वो दाऊद पैलेस से लौटी थी। उसका दिल तो अभी भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूर था। आना तो था ही। उसे आना ही पड़ा। सरताज बेगम ने तो उसके आने के इंतज़ार में थी। जैसे ही दाऊद पैलेस में आई, सरताज बेगम गाँव जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। उसे लाख रोका, लेकिन वो जल्द आने का कहकर चली गई। 6 महीने से यहाँ आकर बैठी हुई हूँ, पीछे की भी कोई खैर खबर लूँ। मुझे दाऊद की तरफ से परेशानी थी। उसका भी घर बस क्या है। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ और बरकतें दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। जाते वक्त वो उसका माथा चूमकर बोली। इतना बड़ा महलनुमा घर मनाहिल को समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ क्या करे। मुलाजिम भी गिने चुने थे। एक चौकीदार, उसकी बीवी जो खाना वगैरह बना लेती थी, और बाहर के काम काज के लिए एक मुलाजिम शरीफ था। ये तीनों मुलाजमीन गाँव से ही आए थे। ये सारी मालूमात उसे शरीफ ने दी थी। वो खासा बातूनी था। या अल्लाह, मेरा तो यहाँ एक दिन नहीं गुजर रहा, सारी उम्र कैसे गुजरेगी। उसने बेबसी से सोचा, और उसकी ज़हनी रो भटक से एक मरतबा फिर दाऊद सलमान की तरफ चलेगी। उनमें दोनों में वो एक शख्स को इतना सोच चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था इस बारे में सोचने को कुछ रहा ही नहीं। वो हर उस पहलू पर सोच चुकी थी जो उसे दाऊद सलमान से दूर रख कर सकता था। वो उस शख्स की शक्ल तक नहीं देना चाहती थी। कसा कि सारी उम्र के साथ उसके साथ गुजारना। कैसा गुजरा आज का दिन। दाऊद सलमान ईशा के कुछ देर पहले लौटा था। वो लाउंज में बैठी बेदिली से टीवी देख रही थी। प्रवीण चौकीदार की बीवी भी उसके अकेले
अकेले होने के ख्याल से अभी तक उसके पास ही बैठी थी। मराहिल ने जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अब कैसी तबीयत है? उसने एक और सवाल दागा। ठीक हूँ। उस दफ़ा उसने 2 अल्फाज अता कर दिए। मैंने कोशिश तो की थी जल्द आने की, लेकिन एक ज़रूरी काम में फंस गया, इसी वजह से लेट हो गया। उसका अंदाज़ माज़रत ख़्वाहाना था। खूब इल्म है मुझे तुम्हारे इस ज़रूरी कामों का। मराहिल ने इसके सोचा। तुम्हारे अकेले होने की भी मुझे फ़िक्र हो रही है। यहाँ पर मुलाज़मत की भी कोई फ़ौज नहीं है। दरअसल मुझे ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं है। वो खुद भी कम गो था, लेकिन उसकी झिझक दूर करने के लिए वो खुद ही बोल पड़ा था। लेकिन मनाहिल बोलने की बजाय सिर्फ उसके सुनने पर ही इक्तफ़ा कर रही थी। जिंक कलर के प्रिंटेड सूट में वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। बिल्कुल सादा सा हुलिया। शादी से पहले वो चंद एक बार उससे मिला था। इस वक्त भी वो सादे हुलिये से हुलिये में ही होती थी। अलबत्ता एक शौक सा तासुर उसके चेहरे पे मौजूद रहता था, जो इस वक्त रात था। उसकी खामोशी को दाऊद ने उसकी तबीयत की खराबी पर महमूद किया था। खाना लग गया है साहब जी। परवीन ने अंदर आकर इतला दी तो अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए खड़ा हो गया। और मनाहिल पहले खाना खा ले में उसके मुखातिब हुआ तो भूख होने के बावजूद उठ के डाइनिंग टेबल तक आ गई। भूख होने के बावजूद वो उठ के डाइनिंग टेबल तक आ गई। डिनर के दौरान भी दाऊद ने उससे उधर उधर की बातें की थी, जिसका जवाब उसने सिर्फ हाँ हूँ में ही दिया था। उसकी खामोशी को दाऊद सलमान ने बहुत महसूस किया। दाऊद सलमान ने एहतियातन अपना बेडरूम चेंज कर लिया था। अगरचा मनाहिल यहाँ एक दो दफ़ा ही आई थी, फिर भी दाऊद सलमान ने मुमकिन कोशिश की थी कि माजी की कोई बात उसे नाचिया के हवाले से दुख ना पहुँचाए। दाऊद सलमान के बेडरूम के साथ ही एक और बेडरूम भी था। जरताश बेगम जब दाऊद पैलेस आती थी तो यहीं इस कमरे में ही क्याम करती थी। मनाहिल ने भी उस रूम को अपने लिए मुंतखब किया था। मुझे नींद आ रही है। खाने के 2-4 लुक़मे ही उसने जहर मार किए थे और नींद का बहाना करके खड़ी हो गई, इसलिए मुंतखब कर दिया। गर्दे कमरे में पहुंचकर उसने बिस्तर सेट किया, लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गई। दाऊद सलमान उसके बारे में क्या राय कायम करता, उसे कतन कोई परवाह नहीं थी। मनाहिल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं मुमकिन हद तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 1 हफ़्ते हो गया था मनाहिल को दाऊद पहले से आया हुआ, लेकिन उसका खामोश अंदाज़ हनूज़ बरकरार था। वो सिर्फ अशद ज़रूरत के वक़्त दाऊद सलमान को मुखातिब करती थी, हालांकि वो उसकी पुकार का मुंतज़िर रहता था। लाशऊरी तौर पर ये ठीक था कि उसने इब्तिदा में सरताज बेगम के कहने पर, बल्कि उनके इसरार पर उसकी शादी के लिए हामी भरी थी। लेकिन न जाने वो कौन सी किस्म के जज्बात महसूस करता था वो जो उसको मनाहिल के बहुत करीब कर दिया था। मनाहिल के लिए उसका दिल कुछ इस किस्म के जज्बात महसूस करता था जो उसने कभी नासिया की रफ़ाकत में भी महसूस नहीं किए थे। हालांकि उससे नासिया से कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो शिद्दत से मनाहिल के लिए महसूस हो रही थी वो कभी किसी और के लिए नहीं हुई थी। बावजूद उसके मनाहिल उससे उखड़ी रहती थी। तुम एक 6 फीट की चलती फिरती प्रॉब्लम हो। दाऊद सलमान मनाहिल सिर्फ सोच के रह गई। क्या मुझसे कोई शिकायत है? वो अब उसके मुकाबले आन खड़ा हो गया था। तुम उससे शादी से ना खुश हो? हद में नतीजा उसने यही निकाला था। अब इस बहस के क्या फ़ायदा? तल्खी से गोया हुई एक साया सा दाऊद सलमान के चेहरे पर आकर गुजर गया। उसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मैं समझ सकता हूँ मनाहिल, आखिर तुम एक जीती जागती लड़की हो, तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, मगर यकीन जानो अल्लाह ने खुद ही मेरे लिए तुम्हारी तरफ ऐसा फेर दिया कि अब इस दिल में हर तरफ तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती है। अपना आप फिर पस मंज़र में महसूस होने लगता है। यकीनन किस्मतों के खेल हैं, इसमें कोई इख्तियारी अमल दखल नहीं है। वो बड़े जज्ब के आलम में बोल रहा था, लेकिन अपने दिल में आपके लिए कोई ऐसा जज्बा महसूस नहीं करती। वो सपाट लहजे में बोली। मोहब्बत अपना आप खुद ही मनवा लेती है। उसने अपनी नरम निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी। मैं ज़ात पे भरोसा नहीं करती, मुझ पे करके देख कभी पछताने का मौका नहीं दूंगा। और थोड़ी हैं आप पर एतमाद भरोसा करने वाले। वो तंज़िया अंदाज में बोली। उनमें तो तुमको यकीनन हो। वो दाऊद सलमान ने सहूलत से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाया। मनाहिल ने फ़ौरन अपना हाथ खींचा, लेकिन मुकाबल का गिरफ्त मजबूत थी। वो कसमसा करेगी। उसका खफास अंदाज बिल्कुल बच्चों जैसा था, जैसे किसी बच्चे को मनपसंद खिलौना उससे छीन लिया गया हो। वो दाऊद सलमान को उस पर टूट कर प्यार आया था। वो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी मिस अंडरस्टैंडिंग जल्द ख़त्म हो जाए। उसकी इतनी गुर्बत पे ही वो बुखला के रह गई थी। खुदा हाफिज़ कहने गेट तक नहीं आओगी। उसका घबराया अंदाज दाऊद सलमान को मसा दे गया था। मुझसे तो ये चौंसले नहीं होते। वो चिढ़ के बोली। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते हुए वो हाथ छुड़ा के फ़ौरन पीछे हटी। वो उस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। शोहर होने के नाते इतनी रियायत तो मिलनी चाहिए। मनाहिल उसने जानबूझकर उसके नाम के साथ अपना नाम लगाया था। आगे आपके साथ रियायत करने वाली क्या कम है? यकीन जानो तुम्हारी जैसी कोई भी नहीं है। वो उसे देखकर शरारत से बोला था। वो तब गई। मुझ जैसी आपको मिलेगी भी नहीं। मुझे तो तुम जैसी चाहिए भी नहीं। मुझ तुम्हें ही चाहिए, और देख लेना एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल में एक सबसे बुलंद मुकाम पा लूँगा। बावसोक लहजे में कहते हुए उसने ब्रीफ केस उठाया और उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए बाहर निकल गया।
ہوں غلط فہمی میں ناسیہ نہیں مناہل ہوں، وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ آج وہ آفس سے جلدی اٹھ کے آیا تھا، اس کی اور مناہل کی آج ثابت تھی۔ مناہل کی بیزاریت محسوس کرتے ہوئے داؤد نے خود دعوتیں وغیرہ کا سلسلہ نہیں چھیڑا تھا، اور خود اس کی مصروفیت بھی اسے اجازت نہیں دیتی تھی، لہٰذا وہ ان کے چکروں میں پڑا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے دوست فیاض نے اصرار ہی اتنا کیا تھا کہ اسے ہاں کرتے ہوئے بنا بنی مناہل کو وہ صبح ہی تیار ہونے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے ارادوں سے بے خبر تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتی بھی یا نہیں، پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اس کے بات مان لے گی۔ گاڑی پورچ میں کھڑے کر کے وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا۔ پروین، آج تم جلدی چلی جانا، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ وہ سامنے ہی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دی، پروین کو ہدایت کرتے ہوئے مریکر کا سوٹ جس پر میرون اسٹائش کا سا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، زیبیں تن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم رنگ میک اپ اور جویلری نے اس کا حسن کو مزید دو اندازہ کر دیا تھا۔ داؤد سلمان کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر سیڑھیوں پہ ہی رک گئی۔ اچھا ہوا تم تیار ہوگی، بس 10 منٹ انتظار کر، میں فریش ہو کے ابھی آیا۔ اس کے دل کو تو چاہ رہا تھا کہ کوئی شوق جملہ اس پہ چھال دے، لیکن اس کے موڈ کے بگڑنے کے خیال سے وہ اپنی خواہش کو دیا گیا اور اسی طرح سے سارا راستہ خود بے صبر و ضبط کرنا پڑا۔ اتنا تحمل بھی اسے محبت نے سکھایا تھا۔ بھابھی آپ ہی اسے لگام ڈالیں، ہر وقت دماغ کھپانا اس نے اپنی ہابی بنا رکھا ہے۔ میری ماں نے تو اسے گھرداری سکھائی۔ فیاض اور اس کی بیوی دونوں ہی ہنسمکے تھے، ان کی باتوں نے مناہل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لگتا ہے ثنا بھابھی نے آپ کو خوب گھرداری سکھاتی ہے۔ وہ اتنے خلوص سے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، سارا مروت اسے بھی گفتگو میں حصہ لینا پڑا۔ بالکل، آج کے ڈنر کی سب ڈشز میں نے ہی بنائی ہیں، وہ شرمندہ ہوئے بغیر ڈٹھائی سے بولا۔ ان کے باتوں پہ مت جانا مناہل، یہ شیخ چلی کی نسلی ہیں، شخیاں بگاڑنے میں لاسانی۔ ثنا کی بات پہ فیاض نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ تم میری نسل کو کیسے جانتی ہو؟ آپ کو جان لینا ہی یہ بڑی بات ہے۔ ثنا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کرنے لگی۔ وہ سب بھی ڈائننگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ اب ہمیں تو علم نہیں ہے کہ آپ کون سی ڈشز پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی ہی من پسند ڈشز بنا لی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے، آپ کو نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمیں تو وہ بہت پسند ہے۔ فیاض کی زبان خاموش رہ جائے، یہ کہاں لکھا تھا؟ پھر تو تم نے اپنی دعوت کی ہماری تو نہ کی۔ داؤد سلمان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، سمجھتا تو تم شروع سے ہی ہو، بس ایک معاملے میں مات کھا گئے ہو۔ فیاض نے خاصے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ وہ کون سا معاملہ؟ ثنا میں فیاض کے برابر والی کرسی میں بیٹھ چکی تھی، اس لیے گفتگو میں حصہ لینے پہ ہوئی دلچسپی سے پوچھا۔ تھی ایک حسینہ ماں چپینا۔ سمین پر برا ہوا بیچاری کے ساتھ۔ فیاض نے آنکھوں میں شرارت بھر کے داؤد سلمان کی جانب دیکھا۔ سمین کے نام پہ مناہل کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ داؤد سلمان کے حلق میں کرواہٹ کھل گئی۔ ہاں، لڑکے کی حیثیت تو تمہارے نزدیک ٹیشو پیپر کی سی ہے، جب تک زیرہ استعمال اہمیت کے قابل ہے، ضرورت ختم ہو تو اہمیت ختم، بات بھی ختم۔ داؤد سلمان کے لہجے میں بیزاریت محسوس کر کے مناہل نے تعصب سے سوچا۔ ایکسکیوز می، یہاں مبہم باتیں نہیں ہوں گی، جبکہ یہاں 2 عدد لیڈیز موجود ہیں۔ ثنا نے چمچ بجاتے ہوئے انہیں تنبیہ کی۔ یار، یہ بیویوں میں جیلسی ہونے والی عادت بہت بری ہے۔ فیاض کے انداز پر چہرہ سر چڑھانے والا تھا۔ بیویوں؟ ثنا نے آنکھیں نکالی تو فیاض ہنسنے لگے۔ پورے ڈنر میں دونوں میاں بیوی یوں ہی ایک دوسرے سے فکر سوچال کے ماحول کا خوشگوار بناتے رہے۔ شکر تھا کہ وہ دونوں خود ہی بہت باتونی تھے، اس لیے ان دونوں کی خاموشی انہیں زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ آپ ضرور آئیں گے ہماری طرف، اور آج کے ڈنر کے لیے بہت بہت تھینکس، بہت انجوائے کیا میں نے۔ واپسی پہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے مناہل پورے خلوص سے بولی۔ واقعی ایک ہی طرف کے دن گزرتے ہوئے جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ آج باہر نکلی تھی تو طبیعت بہت قدرے خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر فیاض اور ثنا کی ہنس مسک اور بزلہ سنج عادت نے اس کی بیزاریت کو بھی خاصا کم کر دیا تھا۔ لگتا ہے مکھن آج کل سستا ہو گیا ہے۔ فیاض نے سر کھجاتے ہوئے مناہل کو دیکھا۔ اوہ ہو، میں مکھن اور خلوص میں 100% امتیاز کر سکتی ہوں، مناہل کو گلے لگاتے ہوئے ثنا محبت سے بولی۔ ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ جب تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ نہ گئے، فیاض اور ثنا وہیں کھڑے رہے۔ لگتا نہیں کہ اب آپ کی دوست ایسے بھی ہوں گے۔ وائٹ مرسیڈیز تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ مناہل کی بات پہ داؤد سلمان نے خوشگوار حیرت انگیز نظر سے اسے دیکھا۔ شاید یہ پہلی مرتبہ اس نے داؤد سلمان کو خود سے مخاطب کیا۔ دوستوں کو چھوڑو، اگر تمہیں میری گزشتہ
گزشتہ عدالت کے متعلق پتہ چلے تو تمہیں شاید یقین ہی نہ کرو۔ وہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولا، اب تو ایسا نہیں لگتا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے رائے ظاہر کی اور یہ بات واقعی صحیح تھی۔ اسے جب سے اسے دیکھا تھا یوں ہی سنجیدہ اور بارب سا دیکھا تھا، صرف ضرورت کے تحت مسکرائے ہوئے تھے۔ بات تو صرف محسوس کرنے کی ہے مناہل، تم ایک دفعہ اس احساس کو چھو کرتے دیکھو، محبت اور عزت کا ہر رنگ تمہیں یہاں ملے گا۔ داؤد سلمان تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس نگاہوں سے سموتے ہوئے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اس کی گہری نسوں اور گہرے لہجے میں مناہل بری طرح سے پلٹ آئی۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ خود کو لاتعلق ظاہر کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کب تک نگاہ چراؤ گی مناہل؟ داؤد، ایک نہ ایک تمہیں میری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے، اور مجھے اس دن کا پوری شدت سے انتظار ہے۔ اسٹیئرنگ پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے داؤد سلمان نے خود سے کہا تھا۔ نوشابہ کا فون آیا تھا۔ ماما کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ بھول بھال کر ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ انہوں نے اگرچہ مناہل سے بات کر کے اسے کافی تسلی دی تھی کہ وہ بالکل اب ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مان کے نہیں دی۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا اڑ کر گھر چل جائے، اور وہ خود ہی اتنا اداس ہو گئی تھی۔ داؤد سلمان جیسا بھی شخص تھا، کم از کم اس کے گھر والے اسے اچھے ہی سمجھتے تھے۔ اس کی برائی کا پہلو ان کے سامنے نہیں آیا تھا، خود مناہل کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اگر سمین اسے آگاہ نہ کرتی تو اسے سارے قصے میں اس کے ماما اور بابا جان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اگرچہ اگر انہیں داؤد سلمان کے کردار کے متعلق بات پتہ چل جائے تو اس کی حیثیت داؤد سلمان میں قطعاً وہ نہ ہوتی جو اس وقت تھی۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس پر مناہل نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ داؤد کے آنے کے منتظر تھی تاکہ اس کے جائیداد کے لے کر گھر جا سکے، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ مناہل نے پروین کو تو کوارٹر میں بھیج دیا تھا، البتہ شریف بیچارہ کارپٹ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس کی آمد ہوئی تھی۔ شریف بھی اٹھ چکا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہا تھا۔ ڈنر اور ناشتے پہ وہ ہمیشہ گھر پہ مناہل کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ آج میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ دیر ہو جانے کی وجہ اس نے کپڑے پہ یہ تبدیل نہیں کیے تھے اور یوں ہی کھانے کی میز تک آ گیا تھا۔ آپ اکثر بیشتر اسی ٹائم پہ آتے ہیں۔ وہ بھی اسی کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم اگر میرے بغیر اداس ہو جاتی ہو تو میں اب جلدی آ جایا کروں گا، بلکہ تم کہو تو میں سرے سے آفس بھی نہیں جاتا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ شریف، تم چلے جاؤ، میں خود ہی برتن اٹھا لوں گی۔ اس کی بات سنی اور انسنی کرتے ہوئے وہ خواہ مخواہ ہی شریف سے مخاطب ہوئی۔ داؤد سلمان اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ پہ جھک گیا۔ اور وہ اگر مزاج میں بھی کوئی 100 معنی بات کہتے تھے تو اس کا رد عمل ایسے ہی ہوتا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پر سوچ نگاہیں اس پر جماتے ہوئے وہ کچھ کہنے لگتی تھی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ ایسا کرو، پہلے اسٹرانگ سی چائے پلاؤ، لاؤنج میں لے آنا، وہیں بیٹھا ہوں۔ وہ اٹھ کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے ہدایت دے کر لاؤنج پہ چلا گیا۔ ایک تو پرسنالٹی ایسی ہے کہ بندہ خواہ مخواہ روب میں آ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی مناہل نے گلاس کر سوچا چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہ ٹی وی پہ کوئی جیوگرافک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے ٹی وی کا والیوم خاصا کم کر دیا۔ مناہل نے چائے کا کپ اسے پکڑانے کی بجائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ ایک ہی کپ دیکھ کر داؤد سلمان نے استفسار کیا۔ نہیں، میں رات کو چائے نہیں پیتی۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے وجہ بھی بتا دی۔ بعداً وہ کیوں کا سوال نہ کر دے۔ وہ میں دراصل بیٹھ کر بات کر لو، وہ اسے ٹوک کر بولا۔ تو مناہل اسے کوئی فاصلے پر رکھے اپنے صوفے پہ ٹک گئی۔ ایک تو اتنی رات، اوپر سے تنہائی۔ مناہل اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ چند ایک ملازم تھے، وہ بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ داؤد سلمان نے اس کی حرکت بطور خاص نوٹ کی تھی۔ وہ آج نوشابہ کا فون آیا تھا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گھر جانا ہے صبح۔ انگلیاں میں روڑتے ہوئے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ میری آج دوپہر میں ہی ان سے بات ہوئی تھی، بلکہ اکثر و بیشتر میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس کی بے یقینی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، لیکن مجھے جانا ہے، میں ان کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ اور تمہارے بغیر داؤد سلمان اداس ہو جائے گا۔ وہ بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ پہلے بھی تو میرے بغیر ہی رہتے تھے۔ حسب توقع وہ چڑ گئی۔ پہلے کی بات اور تھی تو اب کون سا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں؟ جھنجھلاہٹ میں اس کے منہ سے پھسل گیا۔ ساتھ نہیں رہتی تو کیا اور آس پاس تو رہتی ہو نا؟ وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے نہیں جانے دیں گے؟ اس کی جھنجھلاہٹ غصے میں بدلنے لگی تھی۔ میں ایسا تو نہیں کچھ کہا۔ مزے سے چائے کی سپ لیتے ہوئے دلچسپ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں چلی جاؤں صبح؟ چلی جانا، لیکن پہلے مجھ سے ایک بات کا جواب دو۔ وہ جو اس کا پہلے جملہ سن کے اٹھنے لگی تھی، اگلا جملہ سن کے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ اپنی گہری نگاہیں اس پہ چما کر داؤد سلمان نے استفسار کیا۔ مناہل اس بغیر متوقع سوال پہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ تمہیں اگر مجھ میں کوئی خاص خامی یا کوئی ناگواری میں بات محسوس ہوتی ہے تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ میں مائنڈ نہیں کروں گا، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔
اسے یاد تھا تو ایک دفعہ نازیہ نے اس کے ذکر کیا تھا کہ مناہل کو زمیندار وڈیرے ٹائپ لوگوں کی سے خاص چڑ ہے، اس لیے وہ اس سے بھی کھنچی کھنچی سی رہتی ہے اس وقت، تو اس نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن کیونکہ اس مختصر مدت میں اس کی ملاقات مناہل سے بہت ہی کم ہوئی تھی، شاید اس وجہ سے اس نے نئے رشتے کو قبولنے میں زیادہ وقت محسوس نہیں کیا ہوئی تھی۔ وہ جتنا اس کی طرف مائل تھا مناہل اتنی ہی لاطلب نظر آتی تھی، وہ جتنا اس کی طرف مائل تھا مناہل اتنی ہی لاطلب نظر آتی تھی۔ اپنی خامیوں سے سب سے زیادہ آگاہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پہ اش کر اٹھی۔ ہر برا کام کرنے کے باوجود وہ کیسا معصوم بن کے اسے پوچھ رہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو اپنی خامیاں بھی خوبیاں ہی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے شخص کے نزدیک وہ خامیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو۔ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ابھی تک اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکی۔ میں نے ماما اور پاپا کو ایسا کرنے سے روکا بھی تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس کے کرتوتوں سے تو اسے آگاہ نہ کر سکتی تھی، بلکہ بظاہر ہر انجان بن کے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی جو داؤد سلمان کے کردار کو خود ہی واضح کر دے۔ داؤد سلمان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اسے اگرچہ اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے باوجود اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولے۔ مناہل خاص سے غصے سے باہر نکلتی تھی۔ ماما اگر مجھے یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ مناہل خاص سے غصے سے باہر نکلی تھی۔ ماما اگر یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ کسی قیمت پر جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ ماما کی طرف سے بھی شاکی ہو رہی تھی، جنہوں نے داؤد سلمان کے ساتھ ہی اس کی بات فوراً تردید کر دی تھی۔ وہ تیار ہو کر آئی بھی ہے تو خفا سے تھی۔ تیار ہونے سے اس نے جان بوجھ کر دیر لگائی تھی۔ اوکے آنٹی، اب اجازت دیں۔ جیسے ہی مناہل اندر داخل ہوئی، داؤد سلمان فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نے 2 ہفتے ماما کی طرف رہنا ہے، اس کے باوجود آپ مجھے لینے آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ میں اداس ہو گیا تھا تمہارے بغیر، یقین جانو یہ 2 دن ہی بڑے مشکل سے گزرے ہیں۔ ابھی بھی ایک ضروری میٹنگ چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور اس سے اسی قسم کے رویے کی توقع کر رہا تھا، بلکہ اس نے تو خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لیا تھا۔ خواہ مخواہ چھوڑی آپ نے اتنی ضروری میٹنگ، وہ جلد بھن ہی تو گئی تھی، اس لیے کہ وہ ضروری میٹنگ تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ اسے متبسم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دن میں ڈائلاگ کتنی مرتبہ بولتے ہیں، اس کے لہجے میں چھپے طنز کو وہ محسوس نہیں کر سکا تھا، اس لیے اپنی ہی ترنگ میں گویا ہوا آج تو صرف تم سے ہی بولا ہے۔ اس کی شرارت سے کہے گئے تفکرے کو مناہل نے اپنے ہی معنی پہنا لیے۔ میری غیر موجودگی کا بھی تم نے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا داؤد سلمان، اس نے دل میں سوچا۔ تم ناراض مت ہو، ایسا کرنا اگلی دفعہ تم ہر پورا ہفتہ رہنا۔ داؤد سلمان تو اسی پر بہت خوش تھا کہ اس نے اسے کوئی رشتہ قائم تو کیا ہے، خواہ وہ ناراضگی کا ہی ہو۔ شکریہ، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ یعنی میرے پاس ہی رہنا ہے؟ اس سے اچھی بات تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا بے ساختہ کہہ کر گاڑی میں گھسا۔ بہت ڈھیٹ ہے یہ شخص، اور چالاک بھی، ہر بات کو گھما پھرا کر اپنے مطلب پہ ہی لے آتا ہے۔ مزید کوئی بھی بات کہے بغیر وہ سیٹ کے پشت سے سر ٹکا کے آنکھیں موند گئی۔ سلمان نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھا دی۔ کیا بناؤں آپ کے لیے مما جان؟ سرتاج بیگم آج ہی حویلی سے اسلام آباد آئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی ان کی شخصیت ایسی روب دار والی تھی کہ مناہل ان کے ساتھ بہت بے اخلاقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور دوئم یہ کہ اس سے چڑ صرف داؤد سلمان سے تھی، اس کے گھر والوں سے نہیں۔ کچھ بھی بنا لو بیٹا، میں تو ہر چیز سکھا لیتی ہوں، ہر چیز ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ایسے ہی کوئی کسی چیز میں رقص نکالنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ مجھے تو سبزی اور دال بھی گوشت کی طرح مرغوب ہے، جو میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلا دے گی، ہم تو وہ کھا لیں گے۔ ان کے انداز میں شفقت اور خلاوت پہنا تھی۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے اماں جان، لیکن ایک چیز پسند ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی چیزیں پسند ناپسند ہوں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈش ہمیں دوسری ڈشز کی نسبت زیادہ پسند ہے، یعنی باقی سب ڈشز ہیں اور یہ پسندیدہ ہے۔ اس کی مذمت وضاحت یہ پہ سرتاج بیگم نے نہال ہوتی نظر سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، قائل کرنے کا انداز تمہارا بھی بالکل داؤد کی طرح ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ تم دونوں کو برکتیں دے، اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ ان کی دعاؤں پہ مناہل بری طرح جذبت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دعاؤں میں اضافہ کرتی، مناہل کھڑی ہو گئی۔ پروین اور شریف کی وجہ سے اس نے ڈنر پہ خاصا اہتمام کا ڈالا تھا۔ داؤد سلمان کو بھی سرتاج بیگم کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے وہ آفس سے جلد آیا تھا۔ وہ دونوں سیٹنگ روم میں تھے، جبکہ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوا دیا تھا۔ واہ، یہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی دعوت کا اہتمام ہے۔ چیئر گھسیٹ کر اس نے بیٹھتے ہوئے داؤد سلمان نے پورے ٹیبل پر نظر دوڑا کر کہا، لیکن یہ دعوت آپ کی ہرگز نہیں ہے۔ مناہل نے فوراً اسے بیشتر وضاحت کی، گرچہ اس کی پیاری بھری تنبیہ مصنوعی تھی، اماں جان کی موجودگی کی وجہ سے تھی، اس کے باوجود داؤد سلمان کو اچھی لگی تھی۔ میری اور اماں جان کی دعوت الگ الگ تھوڑی ہے نا اماں جان؟ اس نے تائید میں نظروں سے سرتاج بیگم کو دیکھا۔
ओहो! मेरी और मेरी बेटी की दावत में कोई फ़र्क नहीं, मनाहिल को मोहब्बत से देखते हुए वो गोया हो। ये तो फ़ाउल है, वह तो एहतजाजन चला उठा। आजकल के दौर में फ़ाउल ही चलता है, मनाहिल ने उसे चिढ़ाया। ठीक है, फ़ाउल ही चलेगा, यहाँ तो ख़वातीन की इजारादारी है, वैसे भी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। वो मस्कीनियत से गोया हुआ तो वो दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा दिखाने के बाद वो लॉन्च में बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। आप किस कमरे में सोएंगी अम्मा जान, मुझे बता दें ताकि मैं बिस्तर वगैरह सेट कर दूँ। मराह ने उनकी आंखों में नींद के असरात देखकर मुस्तफसार किया। मेरा कमरा तो मखसूस है बेटा, मैं जब भी आती हूँ उसी कमरे में काम करती थी। वो जो तुम लोगों के कमरे के साथ वाला कमरा है, पहले तो वो समझ भी ना सकी ये तुम लोगों के कमरे से कौन सा कमरा मुराद है, और जब समझ आई तो उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उससे मुराद है वो वाला रूम जहाँ वो शादी के बाद ही मुझसे मुकीम है। अगर अम्मा जान वहाँ आराम करती तो ला महला आज की रात उसे तमाम तमाम लोगों के कमरे में ही गुजारनी थी। वो दाऊद सलमान को उसके चेहरे के उड़ी उड़ी रंगत मस्जिद दे रही थी। वो किस वजह से परेशान हो रही थी, वो उसके अपने अलावा दाऊद सलमान ही चाहता था। ओके अम्मा जान, शब बखैर, मुझे भी नींद आ रही है, तुम अम्मा जान को बिस्तर वगैरह दुरुस्त करके आ जाना। मनाहिल वो जानबूझ के जाते हुए उसे मुखातिब करके गया। मनाहिल बुरी तरह से लग के रह गई। सरताज बेगम उनके कमरे में छोड़ के आने के बाद वो कितनी देर तक दाऊद सलमान के रूम के बाहर खड़ी रही। क्या कर लेंगे, खा तो नहीं चाहेंगे ना मुझे। वो खुद को हौसला देते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुई। दाऊद सलमान बेड पर नीम दराज काल्विन कोई मूवी देख रहे थे। मनाहिल के अंदर दाखिल होते ही उसने बतौर ख़ास नोटिस लिया था, ताहम बोला कुछ नहीं। उसके बावजूद मनाहिल का दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। बैठ जाओ, उसे वहीं खड़ा देखकर उसने कहा। उसकी घबराई हुई हालत दाऊद सलमान को मज़ा दे गई थी। वो आहिस्ती से चलती हुई सोफे पर बैठ के उंगलियां मरोड़ते हुए वो नसें झुकाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सोए किसकी जगह। तुम्हें जो बात परेशान करी है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझ पर एतबार कर सकते हो। मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं, लेकिन इस दिन का मुंतज़िर रहो ज़रूर हूँ जब तुम्हारे दिल पे जमी गिर्द साफ़ हो जाएगी। उसकी तरफ देखे बगैर वो बहुत आहिस्ते से कह रहा था। मनाहिल बस से दूर इसी हालत में बैठी थी। सोचा अब रात बहुत बीत चुकी है, वो कहता हुआ खुद भी लाइट ऑफ करके लेट गया। मनाहिल ने अलमारी से कंबल निकाला और सोफे पर लेट कर अच्छी तरह खुद पे कंबल तान लिया। सुबह उसकी आँख खुली तो कोई उसका गंधा हिला रहा था। चेहरे से कंबल हटकर उसने मुश्किल आंखें खोली। 7 बज चुके हैं। मनाहिल उठना नहीं है, अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो बेड पे चली जाओ, ये ना हो तुम्हें देखने के लिए अम्मा जान खुद ही अंदर आते हैं। वो दाऊद उस पर झुका कर कह रहा था। मनाहिल को नींद फ़ौरन उड़न छू हो गई। उसे याद आ गया था वो रात को कहाँ सोई थी। मैं आ रही हूँ। उसे थोड़ा सा कंबल मजीद खिसका दिया। दाऊद सलमान एक नज़र उस पर डाल कर बाहर निकल गया। ओह शिट, वो मैं इतनी देर तक सोती रही हूँ, ऊपर से नमाज भी कज़ा हो गई। उसने कंबल उतार के एक साइड पर फेंका और घड़ी देखते हुए खुद से बेअफसोस किया। यकीनन उस कमरे की नहूसत है, वरना मेरी सुबह की नमाज तो कभी कज़ा नहीं होती, चाहे जितनी भी देर हो से सोऊं। ये बात कहते हुए वो उसके बाद से कतई बेखबर थी कि उस कमरे का मालिक तो वक्त पे ही फजर की नमाज़ पढ़ाया था। अलबत्ता वह सिर से पाँव से ऐसे कंबल से लपेटी की सोई थी कि बावजूद चाहने के वो उसे ठा न सका। मुँह पर पानी के छींटे मारते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसे अम्मा जान के सामने अहम बहुत खुशियाँ का अमली नमूना पेश करना था। उन झील से गहरी आंखों में एक शाम कहीं आबाद तो है। इस झील किनारे पल दो पल एक ख्वाब का नीला फूल खिले। वो फूल बाहर बन लहरों में एक रोज़ हम कभी शाम ढले। उस फूल के बहते रंगों में जिस वक़्त उतरता चाँद चले, उस वक़्त कहीं उन आँखों में एक शाम कहीं आबाद तो बहो। फिर चाहे उम्र समुंदर की हर मौत परेशान हो जाए, फिर चाहे आंख दरीचे से हर ख्वाब गरेज़ा हो जाए, फिर चाहे फूल से चेहरे का हर दर्द नुमा हो जाए, वो रूप निगार इजाद तो है, वो अक्स कभी आज़ाद तो है। इन झील से गहरी आँखों में एक शाम कहीं आबाद हो। उसके दिलकश चेहरे की तरफ देखते हुए दाऊद सलमान को बहुत पहले की पड़ी हुई है नज़म अब याद आने लगी। बेसाख्ता उसका जी चाहा था कि कुछ लम्हे उसे सामने बिठाकर देखता रहे, लेकिन ये इख्तियार मनाहिल ने उसे याद ही दिया ही कब था। मगर कभी कभी उसका दिल ही भी बहुत बेख्तियार हो जाता था। ऐसे में ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल होता था, मगर फिर भी वो ऐसा करता था। आखिर को मनाहिल दाऊद का इत्मीनान भी तो बेकरार रखना था, चाहे उसका अपना दिल ही खून हो जाता। इंक ब्लू और ऑफ वाइट कलर के सूट में बहुत लाइट मेकअप के बावजूद नज़र लगने जाने की हद तक खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आज फारूक की उसकी के घर गेट टुगेदर थी। वो खुद भी इस किस्म के फंक्शन में कम ही शिरकत करता था, लेकिन ये पार्टीज़ भी बिजनेस का एक हिस्सा थे। सो अक्सर वो बेशर ना चाहते हुए उसे शरीक होना ही पड़ता था, क्योंकि ऐसा माहौल उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। हैरत की बात तो ये थी कि इतने सालों में भी वो उस माहौल का आदी नहीं बन सका था। शायद वो बनना ही नहीं चाहता था। जब वो खुद इस माहौल को पसंद नहीं करता था तो फिर दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकता था। अजय भी कभी वो ऐसी पार्टीज़ में नहीं लेकर गया था।
لیکن مناہل نے خود آج آنے کی فرمائش کی تھی، وہ اسے ٹوکتے ٹوکتے رہ کر رک گیا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اجازت دے دی۔ نازیہ آپی نے ایک دفعہ اسے بتایا تھا کہ داؤد سلمان اسے بزنس پارٹیز وغیرہ میں نہیں لے کر جاتے، اس وقت تو وہ داؤد سلمان کو حق بچانا بھی سمجھتی تھی، بزنس پارٹیز میں بھلا ہاؤس وائف کا کیا کام، لیکن اب اسے سمجھ آئی تھی کہ داؤد سلمان اپنا پھول کھل جانے کے ڈر سے پہلے نازیہ آپی کو اور اب اسے کسی ایسی پارٹی میں نہیں لے کر جاتے تھے۔ داؤد سلمان نے یوں ہی سرسری سا تذکرہ کیا تھا کہ کرنل فاروق یوسفی کی گھر پارٹی ہے جس میں شہر کے مشہور معروف بزنس مین فیملی انوائٹڈ ہے۔ اچانک کسی خیال کے تحت مناہل نے اپنے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جس سے پہلے وہ ٹھٹکا تھا، پھر مان ہی گیا۔ اب وہ جو یہاں آنے تک خود کو خاصا مطمئن خیال کر رہی تھی، اب اندر داخل ہوتے ہی پوری طرح گھبرا گئی۔ پورے لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو امٹا پڑا تھا۔ بے تحاشا ماڈرن لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ مدسن کو امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ابھرتے نسوانی کہکہے ماحول کو مزید رنگین بنا رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بو قسم کی لڑکی تھی یا اس نے کبھی مخلوط پارٹیز یا فنکشن اٹینڈ نہیں کیے تھے، یہ نہ ہی وہ اعتماد سے آری لڑکی تھی، لیکن ایسا لائیو پروگرام اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اس فنکشن میں شرکت کرنے کا سوچا تھا۔ یہ میری مسز ہے، مناہل داؤد۔ وہ سامنے سے آتے ہی کسی کپل سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ارے واہ، آج تو کرشمہ ہی ہو گیا، مسز داؤد سلمان نے ہمارے گھر کو ہماری پارٹی کی رونق بخشی ہے۔ ویری نائس ٹو میٹ یو، وہ تکلفہ اسے خود سے ہی لگاتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بولی۔ می ٹو، اب آ گئی تھی تو اخلاق بھی نبھانا تھا۔ یہ شاید کرنل فاروق یوسفی اور ان کی مسز تھی۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مسز ہماری پارٹی سب سے ڈفرینٹ اور یونیک ہوگی، کرنل کہکہے لگا کے بولے۔ مان گئے آپ کو کرنل صاحب، وہ بھی ان کے کہکہے میں شریک ہوئی۔ اور پھر جس کسی نے بھی اسے دیکھا تھا تعجب آمیز خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیوٹیفل بھائی، یہ گوہر کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ داؤد سلمان نائٹ جینس پہ شارٹ سلور شرٹ پہنے وہ جو کوئی بھی تھی بڑے بے تکلف انداز میں داؤد سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسی چیزوں کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ اسے لڑکی کے عقب سے ہی مرد نکل کے آیا تھا اور اپنے پرشوق نگاہیں اس پر جماتے ہوئے کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ہی ذرا شور ہنگامے سے گھبراتی ہوں۔ ناگواری کی ایک شدید لہر اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا، جسے بڑی مشکل سے دباتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، داؤد سلمان اسے لے کر آگے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں فیاض اور ثنا براجمان تھے۔ شکریہ، کوئی تو اپنا منظر آیا، مناہل نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ دونوں بھی نہایت گرمجوشی سے اسے ملے تھے۔ بعد میں فیاض اور داؤد سلمان تو اٹھ کر چلے گئے جبکہ وہ دونوں وہاں بیٹھی رہیں۔ ثنا نے انہیں باقیوں سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ داؤد سلمان واقعی لکی آدمی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے لڑکی اس کی خدمت میں آئی ہے، پہلے نازیہ اور اب مناہل، اور اب پہ تو لگتا ہے خوبصورتی کا انتخاب ہے۔ اس کی بیک سائڈ والی ٹیبل سے یہ آواز ابھری تھی۔ ثنا نے تو شاید نہیں سنا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے کوئی بحث کر رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے اس کے کانوں تک یہ آواز بخوبی پہنچی تھی۔ یہ کوئی اتنے تعجب والی بات نہیں تھا، داؤد سلمان تو مناہل سے بھی خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ خوش قسمت داؤد سلمان نہیں اسے مناہل ملی ہے، بلکہ خوش قسمت مناہل ہے کہ اسے داؤد سلمان جیسا شاندار شخص ملا ہے۔ اس اب کی دفعہ کسی دوسرے نے اظہار خیال کیا، اندازہ لگانا تو واقعی مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ خوش قسمت ہے۔ پہلے والی پھر بولی، تمہارا کیا خیال ہے مناہل؟ ثنا نے اسے اچانک مخاطب کیا تو اس کا دھیان پیچھے سے ہٹ گیا۔ کس بارے میں؟ اس کا دھیان اس طرف ہوتا تو وہ اس کی بحث سنتی۔ یہی کہ آرٹیفیشل جیولری زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے یا گولڈ کی جیولری؟ ثنا کے برابر بیٹھی نفیسہ نے کہا، یہ تو آپ اپنے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چونکہ دونوں کی دلائل سن نہیں پائی تھی اس لیے گول مول سا جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، تم نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا تھا، ثنا نے مسکرا کر کہا۔ تو نفیسہ بھی مسکرا دی۔ نفیسہ بھی کسی ضروری کام سے اٹھ کر چلے گی۔ مناہل نے متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھا تھا لیکن داؤد سلمان اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراشی ایسی ہے کہ پھول اپنی کمائیں قطر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ اس کی سیاہ چمکی قیامت اسو سرما فروش اس کو آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک دم ٹھٹک کے سامنے دیکھا، بلیک ٹو پیس میں ملبوس وہ شخص عین اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ چکا تھا، آنکھوں میں ہرس و ہوش کا جہاں آباد کیے وہ خبیث اسے گھور رہا تھا۔ اس کی حرکت پہ مناہل نے سخت نظر سے ابرو کو چڑھا کر اسے دیکھا۔ یوں نہ مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمولو، اب کے دل کو بھی لایا ہوں ہتھیلی پر سجا کے، اس حسن کے بازار میں کیا دام ہے بولو آپ کی تعریف۔ اس کے دوبارہ شعر پڑھنے سے مناہل نے تھیکے چتون سے اسے گھورا۔ اس نے مرتن بھی اخلاقاً دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی، تعریف تو اس خدا کی ہے جس نے اسے زبردست شاہکار طریق کیا ہے، مجھے ناچیز کی یہاں
यहाँ क्या तारीफ। हाथ में पकड़ा स्याह मशरूब का ग्लास उसने टेबल पर रखते हुए कहा। मनाहिल ने कुछ कहने के बजाय नागवारी से मुंह मोड़ लिया। हसन की ये अदा भी बहुत भाई है मिस, वो कहका लगा के बोला। मैं मिस नहीं मिसिस दाऊ सलमान हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ कर चबा कर कहा। ओह, तो ये हुसन की देवी मिसिस दाऊ सलमान ले उड़ा है। खैर कोई बात नहीं, सब चलता है। उसके बात की मनाहिल को कतन समझ नहीं आई थी। एनीवे मैं खलदून यूसुफ़ी हूँ, एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन और कर्नल फ़ारूक यूसुफ़ी का बेटा। मेरी मामा वुमेन एसोसिएशन की सरबराह हैं। तुमने नाम की भी सुना होगा, मिसिस नौशीन यूसुफ़ी। उसके इतने लंबे चौड़े तारुफ का मतलब वो अखज़ नहीं कर सकी थी, और ना ही वो ऐसा करना चाहती थी। लिहाजा उसने एक मरतबा फिर दाऊद उस्मान की तलाश में निगाह दौड़ाती हुई, और इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ में वो उसे ढूंढने में भी फिर नाकाम रही थी। दाऊद उस्मान को इस वक्त ढूंढना बेकार है, क्योंकि वो खुद उस वक्त बिज़ी होगा। उसके खबासत ज़्यादा अंसी पे वो खोल के रहेगी। जब दाऊद सलमान तुम्हारा हक बेतहरीक दूसरों पर उठा सकता है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वैसे भी आजकल माशरे में ये मायूब बात नहीं है, और तुम तो वैसे भी दाऊद सलमान के लिए चलता फिरता चेक हो, जैसे वो सब जब चाहे कैश करवा सकता है। खलदून यूसुफ़ी ने नहायत आराम से टेबल पर धरा उसका हाथ अपने दोनों हाथों में कैद किया, और चेहरे के करीब करते हुए मदहोश लहजे में गोया। वह छोड़ो मेरा हाथ। गम गुस्से से उसकी आवाज़ कांप उठी। शुक्र करो अभी सिर्फ हाथ ही पे इत्तफा किया है, वरना दिल तो इतना बाकी हो रहा है कि वो पता नहीं मज़ीद क्या कहने चाह रहा था। मनाहिल अपनी पूरी कुव्वत सर्व करके अपना हाथ छुड़वा के उस भागने के अंदाज वहाँ से निकली थी। दाऊद सलमान बिलाकर उसे नज़र आ गया था। फयाज और दूसरे चंद दोस्तों के हमरा खड़े हुए। मनाहिल लपक के उसके पास आ गए। उसके बिल्कुल करीब खड़े होते हुए उसने उसका दायां हाथ थाम लिया, और दाऊद सलमान ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। उसका हाथ इतना ठंडा हो रहा था कि दाऊद सलमान को फ़ौरन ही तशवीश ने आर घेरा। वैसे भी शो हवास में तो वो उसके साए के करीब भी नहीं भटकती थी, जाकर उसके इतने करीब होना। खर्चे ने वो इतनी घबराई हुई थी कि हद नहीं थी। यहाँ तो माहौल ही ऐसा था कि मर्द ज़न की तमीज़ नहीं करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसा एडवांस माहौल उसकी पसंद हरगिज़ नहीं हो सकता था। 10 मिनट ठहर जाओ, मुझे अभी एक ज़रूरी है। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, अभी चले। वो उसकी बात काट के ज़िद्दी ज़रा से बोली। कैसे मिजाज है मिस्टर दाऊद सलमान। और खलदून यूसुफ़ी उसका पीछा करते हुए वहीं आ गया। वो मुखातिब तो दाऊद सलमान से हुआ था, मगर निगाहें मनाहिल पे खड़ी हुई थी। फ़ाइन, वो दाऊद सलमान उसका मुसाफा किया। ओके, मुझे ज़रा जल्दी है। मनाहिल को ज़िद के पेश नज़र वो सब कुछ से माजर करते हुए उसका हाथ अपने थाम कर बाहर निकल गया। यू और माई ड्रीम प्रिटी, और इस ख्वाब को मैं बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ। उन दोनों को जाते देखकर खलदून यूसुफ़ी ने अपनी पुरसोच निगाहों पर उन पर समाते हुए दिल में पुख्ता इरादा किया। मौसम तब्दील हो रहा था, और मौसम की मुनासिबत से उसने कुछ शॉपिंग भी करनी थी। दाऊद सलमान उसे काफ़ी मरतबा कह चुका था कि शॉपिंग वगैरह कर ली, लेकिन वो खुद भी सुस्त सी हो रही थी। आज खुद ही दाऊद सलमान ने ड्राइवर को गाड़ी देकर भेज दिया था, और फ़ोन करके उसे ताकीद भी की थी कि वो उसके लापरवाही तबीयत को चाहता था, इसलिए खुसूसी हिदायत की थी। विंड शॉपिंग का इरादा तर्क करके वो आखिर एक बुटीक में दाखिल हो ही गई थी। कुछ खरीदने का उसे कोई ख़ास इरादा तो नहीं था, लेकिन कैमल कलर सूट जिस पर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी के साथ यूनिक सा डिज़ाइन बनाया गया था, इतना पसंद आया कि बेसाख्ता ही उसने वो सूट खरीद लिया। उसी शॉप से उसने अपने लिए कार्डिगन और शॉल खरीदी थी। हेलो स्वीटी, वो काउंटर पे बेमिनट पर पेमेंट कर रही थी, जब उसके बराबर खड़े शख्स ने बेतकलीफ़ी से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। उसने फ़ौरन गर्दन घुमाई। खलदून यूसुफ़ी को देखकर गुस्से की एक शदीद लहर उसके वजूद को हत्ते गया। सॉरी, वो यहाँ खड़े होकर कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए अपने गुस्से को बमुश्किल ज़ब्त करते हुए नागवारी कहकर हैंड बैग और शॉपिंग बैग उठाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाती। अरे, इस नाजुक वजूद पे इतना बोझ क्यों, ये दीवाना किस लिए है। वो भी फ़ौरन उसके पीछे ही लपका था। मनाहिल उसकी बात पे कान धरे बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती गई। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो स्वीटी, इन चीज़ से क्या खता सरजद हो गया। वो भी एक नंबर का ढीठ था, इतनी जल्दी से उसका पीछे कैसे छोड़ सकता था। देखिए, मैं इस किस्म की अच्छी हरकतों से पसंद नहीं करती। वो एकदम रुकी और बेरुख मोड़कर सख्त लहजे में बोली। और इस दिल को क्या करूँ जो तुम्हें पसंद कर बैठा है। उसके सख्त लहजे की परवाह किए बगैर वो लवालहाना नज़रों से देखते हुए बोला। आपको पता होना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर गोया हुई। मैंने समझाया था दिल को, लेकिन वो नहीं समझता। इसकी बस में एक ही रट है, तुम और सिर्फ तुम। उसके अजीब से उन्होंने इस लहजे पे मनाहिल अंदर ही अंदर खौफज़दा हो गई। उनसे कदम के फासले पर ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर उसे देखते ही गाड़ी से बाहर निकल आया, और अब मुअद्दब अंदाज में बैक डोर खोले उसका मुंतज़िर था। वो बरक रफ्तार से चलती हुई गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। जल्दी चलो ड्राइवर। अंदर बैठते ही उसने ड्राइवर को हुक्म दिया था। कब तक भागोगी स्वीटी, तुम जितना मुझसे कराती हो आतिश शौक इतना ही बढ़ता है। अब तो तुम्हें जल्दी हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया। उसे दूसरी मरतबा फ़रार होते देखकर खलदून यूसुफ़ी के हाथ मलते हुए सोचा, कमीना शख्स।
सर कोई खालदून यूसुफ़ी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दाऊद सलमान की सेक्रेटरी ने इसे इंटरकॉम पे इतला दी तो वो सोच में पड़ गया। ओह! कर्नल फ़ारूक यूसुफ़ी का बेटा। एकदम उसके ज़हन में धमाका हुआ। ठीक है भेज दो, उसने कहा और रिसीवर वापस रखते हुए, उससे भला मुझसे क्या काम हो सकता है। वो सोच में पड़ गया। खालदून यूसुफ़ी से उसके 2-3 सिर्फ़ सरसी से मुलाकात हुई थी, कोई बाकायदा किस्म की मुलाकात नहीं हुई थी। कैसे हैं मिस्टर दाऊद सलमान? खालदून यूसुफ़ी ने हायत गर्मजोशी का मुज़ाहरा किया। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। उसे बैठने के ऑफ़र करते हुए उसने कहा, फ़ाइन, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? इंटरकॉम पे चाय का ऑर्डर देते हुए उससे मुखातिब हुआ। बस ऐसे ही उसने कंधे उचकाए। मैंने सुना है हमदानी कंपनी में तुम्हारे लिए जो 60% शेयर्स थे, हमदानी उसे गबन करने के चक्करों में है। पीवन चाय रख कर चला गया। खालदून यूसुफ़ी ने कप उठाया और अपने मतलब की तरफ आने लगा। उसका इरादा तो ऐसा ही ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से ये सब करने नहीं दूँगा। उसी बात तो पिछले कई दिनों से उसे टेंशन में मुब्तला कर रखा था। अगर तुम चाहो तो मैं उसे हमदानी को तुम्हारे तलवे चाटने में मजबूर कर सकता हूँ। और ना सिर्फ तुम्हारे 60% शेयर देगा, बल्कि अपने भी 40% दे देगा। मैं जानता हूँ तुम अपना हक अदालत के ज़रिए भी वसूल कर सकते हो, लेकिन इतना इल्म होगा भी कि अब ऐसे केसेस सालों तक लटक जाते हैं और मुखालिफ पार्टी अपना हिस्सा तब तक बड़े आराम से निकाल लेती है। तो सलमान चाहता था वो गलत नहीं कह रहा, इसी वजह से वो खुद चाह रहा था कि ये मामला सीधे तरीके से निपट जाए और उसे कोर्ट कचहरी में खुआर ना होना पड़े। उन्हीं चक्करों में वो गाँव में भी नहीं जा सका था, जबकि अम्मा जहाँ का फ़ोन कितनी मरतबा आ चुका था। मेरे साथ भी एक मरतबा उस समझाने के बच्चे ने चालाकी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे ऐसा सबक सिखाया कि अभी तक याद करता है। उससे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे मामले में बाएं हाथ से निपटा सकता हूँ अगर तुम कहो तो। खालदून यूसुफ़ी अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस इनायत की वजह जान सकता हूँ? वो भी एक बिजनेसमैन था, जानता था एक कारोबार से नियत रखने वाले आदमी एक दूसरे से मुसाफा भी करते हैं तो सिर्फ एक गर्ज अपने मतलब के लिए। और खालदून यूसुफ़ी जैसे घाघ मर्दों की फितरत वो बखूबी जान सकता था। आखिर वो कर्नल फ़ारूक यूसुफ़ी का बेटा था। इस वजह का मदार ही तो तुम पर है दाऊद सलमान। तुम एक मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम भी खुश, हम भी खुश। वो चेयर पीछे धकेल कर खड़ा हुआ और दाऊद सलमान के बिल्कुल करीब आकर रुक खड़ा हो गया। अपने माँ बाप के अहदे का जितना फ़ायदा खालदून यूसुफ़ी ने उठाया था, शायद ही किसी ने उठाया था। जो ऑफ़र वो दाऊद सलमान के करने चाह रहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसे ही ऑफ़र वो मुतअद्दिद बार बहुत से लोगों को कर चुका था। तब से उसने जान लिया था कि पैसा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये इंसान की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उसकी ख्वाहिश और मतलब भी इतनी ही बढ़ गई थी कि उसके इसके अलावा कुछ समझ नहीं देता था। तुम के कम पर इनात करने वाले हाँ तो हरगिज़ नहीं हो। तो खालदून यूसुफ़ी, बहरहाल कहो, अगर मुझे मुनासिब लगा तो हरगिज़ मैं एतराज़ नहीं करूँगा। दाऊद सलमान ने भी लॉन्ग चेयर पीछे धकेली और उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। खूब समझे मुझे। उसके हलक पे सख्ता क्या बरामद हुआ? खालदून यूसुफ़ी को तुम्हारी मिसेस पसंद आ गई है। दाऊद सलमान, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, वरना दुनिया का सखी से सखी शख्स भी उसके एक रात की कीमत करोड़ों में रुपए न लगाए तुम तो उसकी बाकी बात उसके मुंह में ही रह गई। दाऊद सलमान का हाथ पूरी वक़्त से उसके गाल पे पड़ा था, ताकत से उसके गाल पे पड़ा था। अगर मज़ीद एक लफ्ज़ भी तुम्हारे गलीज़ ज़ुबान से निकला तो तुम तो सारी उम्र बोलने को तरसोगे। खालदून यूसुफ़ी मारे तैश के दाऊद सलमान का हाल बुरा हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। खड़े खड़े ही खालदून यूसुफ़ी को शूट कर डाले। ऐसा घटिया शख्स उसकी इज्जत की कीमत लगाना चाह रहा था। होंगे कुछ ऐसे भी बीच नफ़ीसत शख्स जो बीवियों को सीढ़ी बनाकर तरक्की के मंज़िल तय कर रहे हैं, मगर दाऊद सलमान बेगैरत नहीं था जो उसे समझ कर यहाँ आया था। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा दाऊद सलमान, पछताओगे तुम। इस वक्त को वो भी गुस्से से तनफन करता हुआ बाहर निकल गया। वो गिरने के से अंदाज में विंग चेयर पर बैठा था। उसका पूरा वजूद भी अभी तक शोले की इज्जत में था। उस घटिया इंसान ने बात सोची भी तो कैसे? उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? खुद को नॉर्मल करने में उसे काफ़ी वक्त लगा। उदास मौसम के रंजों में हर एक लम्हा बिखर गया है, हर रास्ता बदल गया है। फिर ऐसे मौसम में कौन आए, कोई तो जाए तेरे नगर में कि मसाफ़तों को समेट लाए। तेरी गली में हमारी सोचें बिखर आएँ, तुझे बताए कि कौन कैसे उछलता है वफ़ा की मोती। तुम्हारी जानिब कोई तो जाए, मेरी ज़ुबान में तुझे बुलाए, तुझे मनाए, हमारी हालत तुझे बताए, तुझे रुलाए तो अपने दिल को भी चैन आए। वो लोग अब आज सुबह ही गाँव में पहुँचे रात थे। रात को भी भाभी का फ़ोन आया था कि अम्मा जान की तबीयत ठीक नहीं है। वो इन दोनों को याद कर रही हैं और ये पहला मौका था जो मनाहिल और दाऊद सलमान के साथ उसके गाँव आई थी, वरना उसका जब भी इरादा बनता था गाँव जाने का, वो मनाहिल को उसके घर छोड़ कर आया करता था। और ऐसा मनाहिल ने खुद ही कहा था उससे जब
जब दाऊद सलमान से लगाव नहीं था थे तो उससे वाबस्ता लोगों से खामोखा मोहब्बत शो करती, और बिलवजह ही मोहब्बत और लगावट का इजहार करना कितना मुश्किल होता है। ये वो उस वक्त वो खूबी जान गई थी जब सरताज बेगम के घर रहने आई थी। शुरू शुरू में तो वो उनकी आमद पर बहुत खुशी थी, लेकिन जब हर वक्त उसे हम बहुत खुश हैं का अमरी मनमुना करना पड़ता था, वो अच्छी खासी बाजार हो गई थी। उसी वजह से वो गांव आने से कतराती थी। लेकिन इस दफ़ा भाभी ने फ़ोन करके बताया था कि अम्मा अचान की तबीयत ख़राब है, तो लाज़िम बात है उसे आना पड़ा। अरे मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, बस यूँ ही बीपी ज़रा शूट कर गया था तो बच्चे परेशान हो गए। मैंने कहा भी था दाऊद को मत परेशान करो, खुद ही एक दो दिनों में तक आने वाला होगा। सरताज बेगम उन्हें मुतमिन करने के लिए शाश प्रशास अंदाज में बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था आने का, मगर इस दफ़ा कारोबार मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि टाइम नहीं निकल पा रहा। एक पार्टी बहुत तंग करी है, बस उस ढीर बन में इतने दिन लग गए हैं। मैंने पहली फुर्सत में यही आने का प्रोग्राम बनाया है। आपके बारे में भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी सेहत का आप बिल्कुल ख्याल नहीं करती। अपने ना आने की वजह बताने के साथ ही वो खुफकी भरी नज़र से देखने लग गया था। तीन निगरान है मेरी सेहत के, भला ऐसे में मेरी सेहत को क्या हो सकता है। लॉन के इशारे का मफहूम समझकर वो मुस्कुरा दी। मिनाहिल चची बहुत खामोश हैं। चाचू क्या वाकई ये इतनी ही खामोश तबे हैं या सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है। रोहील ने संजीदा बैठी मिनाहिल को तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, अभी ये इतना बोलेंगी कि तुमसे सुनना दुश्वार हो जाएगा। दाऊद ने मुस्कुराए हुए बोला। मिनाहिल समझ नहीं सकी कि उसने तंज किया है या यूं ही बात की है। खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा था, मैं तो इसी बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इस घर में तो आई है। सरताज बेगम ने उसे अपने साथ लगाया तो मैं तो माने तो मोहब्बत का एक एहसास मनाहिल को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। सही कहा अम्मा जान, मैंने मनाहिल के आने की खुशी में तो सोमी और हील दोनों ने कॉलेज से छुट्टी कर ली। भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो मनाहिल मुस्कुरा दी। खिलाफ तवक्का वह यहाँ आगे बहर गई थी। कोई उस पे वारी सदके चाहता था। सरताज बेगम तो उसे देख कर निहाल होती थी। भाभी उसके इतने नखरे उठाती थी कि हील और सोमी हर वक्त उसे दिलचस्प बातें सुनाकर हंसाने की कोशिश करने में मसरूफ़ रहते थे। और यहाँ के नौकर चाकर भी उसके बेतहाशा इज़्ज़त करने के साथ साथ बहुत मोहब्बत भी करते थे। शरीफ तो उनके साथ ही यहाँ आ गया था। कसम से मनाहिल चच्ची कॉलेज यहाँ से इतनी दूर है कि सारी एनर्जी तो आने जाने में ज़ाया हो जाती है। पढ़ना क्या खाक होता है। सोमी अभी कॉलेज से लौटी थी। बेगम बैग सोफे पर छाल के वो धप से उसके करीब बैठ गई। रोहिल नहीं आया। अमूमन वो दोनों एक साथ आते थे, इसलिए उसे अकेला देखकर इस्तफसार करने लगी। आया है उसका कोई दोस्त है, इसलिए वो सीधा मर्दान खाने में चला गया। रुकिया, पानी पिला दो। उसे जवाब देने के साथ ही वो बुलंद आवाज़ से बोली, तुम यहाँ से शहर जाने के लिए मशक्क़त उठाती हो तो वहीं अपने चाचू के पास रह लिया करो। वहीं किसी कॉलेज में माइग्रेशन करवा लो, बल्कि तुम्हें चाहे था फर्स्ट ईयर में ही वहीं एडमिशन लेती। उसे अचानक ही ज़मीन की बात याद आई थी। वो हवेली वालों को अपने पास रखकर राज़ी नहीं। हालांकि उसका भतीजी इतना इशरार करते हैं कि वो पढ़ाई की खातिर इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लेकिन दाऊद नहीं मानता। आखिर वो पोल खोलने का ख़तरा है। आपकी बात इस लिहाज से तो ठीक है कि सफ़र की मशक्क़त उठानी पड़ती है, मगर मुझे चाचू ने बहुत इसरार किया था कि मैं और रोहील वहीं एडमिशन लें, वहाँ मेयार तालीम बेहतर है। बल्कि वो तो वक्तन फ़वक्तन सबको ही कहते रहते हैं कि इस्लामाबाद ही आ जाओ, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम पे नहीं हम धरती नहीं छोड़ सकते। हमको इस ज़मीन से बहुत प्यार है, हम चाहें भी तो उससे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी अम्मी यहाँ होती हैं और अम्मा बेगम भी हम बीमार रहती हैं, तो मुझे घरदारी में अम्मी का साथ भी निभाना होता है। मैं चाहती तो इसी कॉलेज के हॉस्टल में भी रह लेती, लेकिन मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। एक बेटी अपनी माँ को बहुत सहारा होती है, इसलिए चाचू की नाराज़गी के बावजूद हमने यहीं एडमिशन ले लिया। मैं बड़ी सादगी से कह रही थी। उसके लहजे में कहीं भी तकल्लुफ़, हिचकिचाहट और झूठ का शाइबा नहीं था। दूसरी तरफ मिनाहिल के जहन में ज़बरदस्त धमाका हुआ था। अगर वो झूठ नहीं बोल रही थी तो बल्कि यकीनन नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर इस्लामाबाद रहकर पढ़ने का उसे इतना शौक़ होता तो फिर उसके ऑफ़र पर खुश ज़रूर होती। लेकिन उसने तो नहायत आसानी से अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह कर दिया था। तो फिर उसका मतलब था कि समीन उसने उसके झूठ बोला था। लेकिन समीन ने झूठ क्यों बोला था? क्या सिर्फ यही झूठ उसने बोला था या बाकी भी झूठ थे? उस झूठ की वजह क्या थी? कितने ही सवालिया निशान थे जो मनाहिल की आंखों के सामने लहरा रहे थे, लेकिन उसके पास उनका जवाब नहीं था। दाऊद सलमान ने तो अगले ही दिन इस्लामाबाद चला गया था, जबकि उन सबके इसरार के मनाहिल को यहीं रख लिया था। और हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी यहाँ में अच्छा महसूस कर रही थी। वो कि दाऊद सलमान ने चाहते वक्त खासा एहतजाज किया था, लेकिन उन सब ने उसकी एक ना सुनी थी। देख लेना, तुम सबका बदला मैं इसी से लूँगा। उसने जाते धमकी दी थी। जी नहीं, आप हमारी चची का हाथ तो लगा कर दिखाएं। सोमी फ़ौरन उसकी हिमायत में बोली, ये हाथ लगाने दे तो कुछ देखूं। उसने की बज़ाहिर मजाक में कही गई बात जो मफ़हूम था वो मनाहिल बखूबी समझ गई थी। बस अब ये चंद दिनों के लिए हमारी है। सोमी उसकी बात का नोटिस लिए बगैर बोली। उन सब ने मिलाकर अकेले भेज कर ही दम लिया।
मेरी माँ ने तो रकिया की शादी तक रुक जाए। सच्ची जान सच में बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है उसकी शादी हवेली में ही हो। सोमी की बात पर वह हैरान होकर रुकिया को देखने लगी जो वहीं बैठी थी। तुम्हारी शादी है और तुमने तज़क्रा भी नहीं किया? रकिया चौंक गई। मैं क्या तज़क्रा करती जी, हम तो इस हवेली के नौकर हैं। ये तो आप सब लोगों की मोहब्बत है जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिया की आंखों में मैं तो शक्कर के जज्बात है। तुम क्यों होने लगी नौकर? हम हर कोई अपना कमाता हर खाता है। बस इंसान और मुसलमान होने के नाते हमको एक दूसरे से सिला रहमी तो करनी चाहिए। पता है चाची, चाचू ने तो इससे कहा था शहर से जो कुछ अपनी पसंद का मंगवाना है बता दो, वो ले आएंगी या फिर किसी से के हाथ भिजवा देंगे। ये तो अपनी इतनी डफर है कि कुछ भी नहीं बोली। वो तो शुक्र है मैं ही दो चार चीज़ों के नाम ले दिए। सो मैंने जैसे ही अकल पे मातम करते हुए कहा था, बड़े लोग अपने ऐबों की पोशी के लिए अपने इन मजलूम लड़कियों को उनका कुछ ना कुछ अवश्य दे ही दिया करते हैं। तो सलमान ने तो बहुत छोटी सी ऑफ़र की है कि किसी का जितना हक लिया होगा कम अज़ कम उसका खराज से देना चाहिए। एक तरफ सोच ने उसका अहाता किया। सोमी बेटा रहीर को चाहे तो दे जाओ, वो इंतज़ार कर रहा है। भाभी ने किचन से ही सोमी की आवाज़ ही तो फ़ौरन खड़ी होगी, जबकि मिनार के जहन में ज़मीन के अल्फाज गर्दिश करने लगे। वो चौधरी टाइप बंदा है। हफ्ते 10 दिन बाद एक चक्कर अपनी हवेली का भी लगा आता है। वहाँ भी उसके याश का हर सामान मुहैया था। फिर वो तो अपना गांव उससे है, अपनी ज़मीनें हैं, नए से नया मॉडल दस्तियाब है वहाँ। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से तुमने दाऊद को पेशकश ठुकरा दी, लेकिन मैं तुम्हें पूरे खलूस से कह रही हूँ मेरे साथ शहर चलना। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए हर चीज़ दिलवाऊँगी। आज तुम्हारी असलियत से भी पर्दा उठ जाएगा। दाऊद सलमान तो बेहतर है। कोई तो सबूत हो मेरे पास। उसने जानबूझ के रकिया से अपने ऐसी बात की थी। उसकी कमज़ोरी थी तो फिर वो उन 8 महीनों में उसके से कैसे महफूज रह गई? हालांकि वो तो उस पर शरअ कानूनी हक़ रखता था। अगर वो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता तो अगर उन सब का जवाब नहीं तो मैं था तो फिर वो अपनी महदूद अकल पे सोच पे जितना मातम करती इतना ही कम था। वो एक तसव्वुर के पीछे भागती रही और एक हकीकत को झुठलाती रही। आज उसने खुद ही अपने आप को अदालत के कटहरे में खड़ा किया था। हर जुर्म को उसके बारे में सोचती रही। तो क्या फिर भी उसका रवैया मनाहिल के साथ वैसा ही होता जैसे कि अब? यकीनन नहीं। उसे सोच कर ही झंझीरें आने लगी। हर तरफ अपना ही कसूर नजर आ रहा था। दाऊद सलमान ने लाख उससे कहा था कि उसके साथ जो भी मसला है वो बिला झिझक कह सकती है। काश वो उस वक्त यही सब कुछ कह देती, लेकिन दिल में यूँ बागज़ ना रखती तो शायद वो सूरत हाल को इससे पहले जान लेती। आज हालात ऐसे ना होते। सरताज बेगम तो न जाने कब की उठकर जा चुकी थी, जबकि वो अभी तक वहीं बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे। दाऊद सलमान को किस तरह बताया कि वो उससे शर्मिंदा है, और क्या पता वो तैश में ही आज उसने अभी तक सिर्फ उसका नरम रवैया देखा था। शफीक मेहरबान वो उसके सख्त और तंद लहजे में मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। उसे अभी खुद को समझाना था और आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार करना था, और अपने लिए आइंदा का लाहिया अमल भी सोचना था। और उन 8 माह में पहली मरतबा इत्तफाक हुआ था कि वो दाऊद सलमान से मिलने के लिए बेचैन हुई थी। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए उसने शरीफ से कहा था कि मिनाहिल को बुला लें। मिनाहिल को कल रात में ही वो गांव से ले आया था। परवीन और चौकीदार गांव गए थे और छुट्टी पर थे, इसके लिए नाश्ते उनकी शरीफ ने तैयार किया था। बीबी जान साहब भी नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। सुबह सुबह इतने ठंड में वो बालकनी में खड़ी न जाने क्या सोच रही थी जब शरीफ ने आकर उसे तरा दी। आने को तो वो रात से आ गई थी और खुद को बड़ा तैयार करके लाई थी, लेकिन दाऊद सलमान को देखते उसके इरादे कमज़ोर पड़ने लगे थे। इतना अरसा उनके दरमियान एक खरीद से हायल कर रही थी और अब उसे ख़त्म करने का हौसला मिनाहिल खुद में नहीं पा रही थी। रात में न जाने सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई। सुबह बीवी के खिलाफ तवक्का वो जल्दी उठ गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो पहली मरतबा तैयार हुई थी, सिर्फ दाऊद सलमान के लिए। वार्डरोब से चंद दिन पहले का खरीदा गया कैमल कलर का ड्रेस लटक रहा था। उसने वही से तन कर देता कढ़ाई से मैच करके उसने ब्लैक कलर की लाइट सी ज्वेलरी पहनी और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया। आईने ने उसके बहुत खूबसूरत लगने की गवाही दी थी, लेकिन दाऊद सलमान का सामना करने की हिम्मत वो भी अभी तक खुद भी नहीं कर पा रही थी। शरीफ के इतलाब पर वो धड़कने तरतीब देती डाइनिंग रूम में आ गई। दाऊद सलमान ने बेसाख्ता है बहुत हैरानी से उसे देखा था। नक्स से तैयार हुई वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता उसने उसका भी जी चाहा कि आज ऑफिस से छुट्टी कर ले और सारा दिन उसे सामने बिठाकर देखता रहे, लेकिन ऐसा इख्तियार उसे दिया ही कब क्या था। नाश्ता तो ढंग से कर लो, उसे खाली चाय की सिप लेते हो देखकर दाऊद सलमान ने टोका तो खिलाफ तवक्का तो उसने टोस्ट को उसने जैम लगाकर खाने लगी। शरीफ मेरा ब्रीफ केस ले आओ, बल्कि रहने दो, मुझे बेडरूम से 1-2 फाइल्स भी लेनी है, मैं खुद ले ही ले आता हूँ। नाश्ता करने के बाद वो शरीफ को हदायत देता रुक गया और फिर खुद ही उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मिनाहिल ने अपनी सारी हिम्मत मजमा की और उसके पीछे चली गई। वो आप आज कब आएंगे? वो बेड के दराज में से फाइल्स निकाल रहा था जब वो उसके करीब खड़ी होते हुए टक्कर
बोली। उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। मनाहिल और उसके कमरे में, तुम्हें कोई काम है? अपनी हैरत छुपाते हुए दाऊद सलमान ने पूछा। हूँ, मैं सोचा था कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ तरह उसे बताया कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। अपने दिल से उसके खिलाफ सारी गद्दारी धो गई है। अब यहाँ सिर्फ मोहब्बत है। उंगलियां चटकाते हुए वो मुश्किल बोली। क्या? दाऊद सलमान को ऐसा लगा था जिससे उसकी समात में धोखा दिखाया था। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाओगी? उसे अपनी खुशकिस्मती को कंफर्म करवाना चाहता। क्यों आप नहीं लेकर जाएंगे? बल्कि उठाकर मैं सोमे से दरियाफ्त क्या था। क्यों नहीं, माई लाइफ, तुम कहो तो अभी चले। दाऊद सलमान के हाथ से उसको मज़ीद करीब किया और खुशी से सरशार लहजे में बोला, नहीं, अभी आप ऑफिस जाएँ। उसकी करबत से वो बुरी तरह बौखला गई। ओहो, ऑफिस तो अब हम बिल्कुल नहीं जा रहे। उसका ये रवैया तो वो पहली मर्तबा देख रही थी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया मनाहिल? ये बातें बाद में होगी, मगर पहले ऑफिस आएँ। आप रात को हवेली इसलिए नहीं रुके थे कि ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए कि इसे मिस ना करें और ऑफिस आएँ। बाकी मेरा हिसाब किताब वापसी पर भी हो सकता है। वो खालिस्तान बीवियों के इस अंदाज में गोया हुई तो वो कुर्बान हो गया। उस तरह कहोगी तो कौन काफिर चाहेगा? वो शरारत से भरपूर लहजे में बोला। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने वॉल कॉक की तरफ इशारा करते हुए उसकी त्वचा वक्त पे मशगूल करवानी चाहिए। टाइम तो तुम फेस कर रही हो। उसका मायने केस लहजा उसे ब्लश कर गया। मैं नहीं बोल रही आपसे। उससे पीछे हटते हुए वह नाराज़ अंदाज में गोया हुई। ओके, तुम नाराज़ मत हो, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। उसने जल्द ही मसालत अख्तियार कर ली और अपनी फाइल्स और ब्रीफकेस उठाने लगी। मनाहिल से उसे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। उनमें से गुजरते हुए उसने सुर्ख गुलाब की कली तोड़ के दाऊद सलमान की तरफ बढ़ा दी। उसने कली हाथ समेत पकड़ ली। मैं कहीं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा? ऐसा ना हो आँख खुले और सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं हाथ मलता ही रह जाऊँ। दाऊद सलमान अभी भी बेयकीन था कि मनाहिल का रवैया उससे तब्दील हो चुका है। मनाहिल जवाब में कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन अभी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो जो कुछ कहना चाहती थी वो कह नहीं पा रही थी, इसलिए तो वो थोड़ा सा वक़्त मज़ीद मिल जाए चाह रही थी। थोड़ा सा वक़्त मज़ीद मिल जाए जो वो उससे लंबे चौड़े शख्स से बाज़ाब्ता माफ़ी मांग सके, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर सके। अभी तो वो उसकी गुर्बत से पे इतना बौखला जाती थी कि अगला जुमला इस जहन से महू हो जाता। सुनो, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मीटिंग में शिरकत के लिए, और ठीक 11 बजे मैं वापस इधर मौजूद होऊंगा तुम्हारे पास। उसके चेहरे पर आई लट को उसके कान के पीछे उड़ते हुए वो धौंस भरे लहजे में बोला था। लंच के बाद दोबारा ऑफिस आएंगे? लबों के गोशों से फूटती मुस्कुराहट को मुश्किल दबाते हुए साफ चढ़ाने वाली मासूमियत से पूछ रही थी। वो ऑफिस है, मेरी बीवी नहीं जो भाग भाग के इधर जाऊँ। वो भाग के बोला तो मनाहिल उसके अंदाज पे ज़ोर से हंसती। ठीक है, जाएँ, मैं पूरे 11 बजे आपका इंतज़ार करूँगी। इंतज़ार तो मुझे करना पड़ेगा इस वक्त गुजरने के। अल्लाह हाफ़िज़। उसे फिर पटरी से उतरता देखकर मनाहिल ने फ़ौरन कहा, गिन गिन के बदला लूँगा। तुमसे याद करोगी? वो उसे सख्त धमकाती नज़र से देखते हुए गाड़ी में बैठ गया तो मनाहिल उससे हाथ अंदर की तरफ बढ़ गई। शरीफ, तुम नाश्ता कर लो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। वो किचन में आई तो शरीफ को बर्तन धोते देखकर कहा। उसने लाख इनकार किया, लेकिन मनाहिल ने उसे हटाकर ही दम लिया। बर्तन धोकर सेट करने के बाद उसने फ्रिज का जायज़ा लिया। वो जब से यहाँ आई थी आज पहली मर्तबा करके किसी काम में हिस्सा लिया था। आज दोपहर के लिए क्या पकाया जाए? शरीफ फ्रिज का डोर बंद करते हुए उसे शरीफ से राय लेना चाहिए। जो आपका दिल चाहे, जो शौक आप खाती हैं वो बना लें। शरीफ ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। वो चाह रही थी कि दाऊद सलमान के आने से पहले लंच तैयार कर ले और ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बनाए, लेकिन ऐलान गायब था कि किचन में से पता नहीं वाकई सामान था या परवीन पर जाते वक्त अपने साथ ले गई थी। मनाहिल ने अक्सर औकात से किचन में से खाने पीने की अशिया ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी नोटिस नहीं लिया था। जो जैसा था वो वैसा ही रहने देती थी। शरीफ मार्केट जाने यहाँ से कितनी दूर है? किचन का आधे से ज़्यादा सामान ख़त्म हुआ और वो फिर लंच में भी बनाना है, तो मेरा ख्याल है पहले मार्केट से ज़रूरी सौदा सेल्फ ख़रीद लेते हैं। परवीन ले गई होगी। जी, ऐसी लालची तबीयत उसकी है। वैसे मार्केट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जा सकता है। वो जो परवीन के जिक्र पे शरीफ को टोकने जा रही थी, फ़ोन की घंटी की तरफ मतवज्जा हो गई जो मुसलसल 5 बज रही थी। उसने लॉन्च में आकर फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ दाऊद था। आई मिस यू, वो छूटते हुए बोला। मनाहिल मुस्कुरा दी। पागल हो गए हो? वो जैसे ही उसकी कैफ़े से हंस उठा रही थी उसने बिला झिझक इतराफ़ किया। आपका डेलीगेशन नहीं आया अभी तक तो जो फारिग बैठे हुए हैं, बस आने ही वाला है। मैं शरीफ के साथ ज़रा करीबी मार्केट तक जा रही हूँ। उसने याद आने पर बताया। पैदल जाओगी? कितनी दफ़ा कहा था तुमसे ड्राइविंग सीख लो, मैं ड्राइवर को भिजवा देता हूँ।
बल्कि मैं खुद भी बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। अच्छा, मैं वो शो हुआ ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं जाना, मैंने यहीं जाना है, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, बस किचन का ज़रूरी सौदा सब ख़त्म हुआ है, वही लेना है। उसका मतलब समझ कर मुस्कुरा दी, तो पर शरीफ को ये भेज दो। मैं आज पहली मर्तबा कुकिंग करने लगी हूँ और इतने अरसे बाद लिस्ट बनाऊँगी कि आधी की चीज़ें भी रह जाएंगी। आप परेशान ना हो, हम थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे और आप फ़ोन बंद करें, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। उसे खुदा हाफिज़ करने के बाद वो कमरे में आई और हैंड बैग चेक करते हुए वापस किचन में आई जहाँ शरीफ खड़ा था। आ जाओ शरीफ, उसे हिदायत देती हुई वो बाहर निकली तो शरीफ भी उसके पीछे चल पड़ा। शरीफ, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? मछली मसाला टोकरी में रखते हुए उसने यूं ही शरीफ से पूछ लिया। अभी मेरी उम्र ही क्या है जी? शरीफ शादी के तज़किरे से बुरी तरह शर्मा गया। माशाल्लाह, दूध के दांत टूट गए हैं तुम्हारे या नहीं? उसके जवाब का लुत्फ़ उठाते हुए उसे मुस्कुरा कर दरियाफ्त किया। अब मैं इतना भी काका नहीं हूँ जी। वो सीने फैलाकर कुदरे फ़ख्र से बोला। तुम वाकई काका नहीं हो, पटाखा हो। काउंटर पे पहुँच के उसने पेमेंट की। वो उस स्टोर से बाहर निकल रही थी जब उसका अपना ही पाँव किसी चीज़ से अटक कर ज़ोर से मुड़ा। शॉपिंग बैग उसके हाथ से छूटा और वो उसी करती नीचे बैठती चली गई। एन उसी वक्त उसे फायर की आवाज़ सुनाई दी और गोली जन से उसके सर के ऊपर से गुजरती चली गई। शरीफ ने ज़ोर से चीख मारी और उसका बाजू पकड़कर ज़ोर से दाएं तरफ घसीटा। उसी वक्त दूसरा फायर हुआ था और वो बाल बची थी, लेकिन उसके हवास पूरी तरह मातल हुए थे। शरीफ की हालत भी ऐसे ही कुछ ऐसी थी। फायरिंग की आवाज़ सुन के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हो गए थे। उनके गिरद से मटका बन गया था। शॉपिंग बैग इधर उधर बिखर गए थे। मैडम पर किसी ने कातलाना हमला किया है, उनकी किसी से दुश्मनी है, कहीं किसी लड़के वड़के का तो चक्कर नहीं। मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें उभरी थी। माहिल का दिमाग साई से कर रहा था। आखिरी बात जो उसके कानों में पड़ रही थी, पुलिस को बुलाने का कह रहा था। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। सर, आपकी किसी मुलाजिम शरीफ का फ़ोन आया है, किसी एमरजेंसी का जिक्र कर रहा है। इंटर कॉम की दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ थी। दाऊद सलमान की छठी हिस्से ने खतरे का ऐलान किया था। करवाओ बात, उसने धड़कते दिल से कहा। हेलो साहब जी, मैं शरीफ हूँ। बेगम साहब यहाँ हॉस्पिटल में हैं, आप फ़ौरन आ जाइए। शरीफ की घबराई हुई आवाज़ पर रिसीवर उसके हाथ से छूटते बचा। किस हॉस्पिटल में? चेयर धकेल कर वो मस्तरब अंदाज में खड़ा हो गया। शरीफ हॉस्पिटल का नाम पूछकर उसने रिसीवर नीचे फेंका कि रिंग उठाई और सबसे मार्शल करता हुआ बर्क रफ्तारी से बाहर निकल गया। मैं उन्हें देखा नहीं। वो कौन लोग थे? उन्होंने बेगम साहब पर 2 मरतबा गोली चलाई, लेकिन अल्लाह ने दोनों मरतबा ही बचा लिया। उसके बाद बेगम साहब ने बेहोश हो गई। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उन्हें हॉस्पिटल लाने के बाद फ़ौरन आपको फ़ोन कर दिया। शरीफ उसे तफसील से बता रहा था जबकि उसका दिमाग माउफ हो रहा था। नाहिल पे कातिलाना हमला, वो कौन हो सकता है? उसी वक्त उसे डॉक्टर अब्दुल कयूम रूम से निकलते हुए नजर आए। वो लपक के उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरी मिसिस, उसने बेचैन लहजे में दरियाफ्त किया। डोंट वरी यंग मैन, इंतहाई खौफ और दहशत की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने मेडिसिन लिख दी है, परेशानी वाली बात नहीं है, वो जल्दी होश में आ जाएंगी इंशाल्लाह। वो उसका कंधा थपा कर आगे बढ़ गया तो बेकरार से रूम की तरफ बढ़ गया। नर्स उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रही थी। मिनाहिल के हाथे पे बाजू और दोनों पाँवों पे चोटों के निशान थे। दवाइयों के ज़ेर असर वो सो रही थी। दाऊद सलमान ने नरमी से उसके चेहरे को छुआ था। अच्छा, अभी तो मैंने मिनाहिल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। अभी तो उसकी ज़ुबान ने मोहब्बत के अल्फाज बोलना सीखे थे। अभी तो उसने मुझसे शर्माना सीखा था। अभी तो उसने मुझे अपना तस्लीम किया था। वो नम आंखों से उसे देख रहा था। मैंने कहा था अभी था, तुम मत जाने दो मुझे ऑफिस। तुमने ज़बरदस्ती भेजा था मुझे। मिनाहिल, अब क्यों खुद को मुझसे दूर कर रही हो? इसलिए भेजा था मुझे। मैं तुम्हारी एक लम्हे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जानती हो ना। मसोबत के बावजूद उसके चंद आंसू फिसल गए थे। आप इनके हस्बैंड हैं? रूम में मौजूद नर्स उसने उससे बेतहाशा मोहब्बत महसूस करते हुए पूछा था। जी, मैं इनका हस्बैंड हूँ। उसे अपने लहजा भी नम ही लगा था। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है मिस्टर, नर्स उसे तसल्ली दी थी। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। हेलो दाऊद बेटा। वो कॉरिडोर में कर्नल फारूक यूसुफी और उनकी मिसेस को देखकर वो ठिठक गई। हेलो, उसने मुसाफा किया। मिनाहिल की तबीयत कैसी है? उनके सवाल पर दाऊद ने बेहद चौंक कर उन्हें देखा। आपको किसने बताया? इधर आओ, इधर बैठो। रशीन सिफी ने बेंच की तरफ इशारा किया तो वो तीनों उस बेंच पर बैठ गए। देखो बेटा, बाज़ औक़ात इंसान जिस बात में आकर बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन अगर कोई नादिम हो तो ऐसा शख्स काबिल मुआफ़ी हो सकता है। कर्नल यूसुफी की मुबहम बात पर उसने उलझ कर इधर उधर उन्हें देखा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। तुम्हारे और खलदून के दरमियान एक मरतबा तल्ख़ कलामी हुई थी कुछ अर्से पहले, लेकिन खलदून ने मुझसे उसका जिक्र नहीं किया था। मगर मैं नहीं चाहता था उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा कि वो इंतहाई कदम उठा लेगा। अभी भी उसके दोस्त ने मुझे फ़ोन करके मिनाहिल के बारे में भी इतला दी है। हमने सुनकर फ़ौरन यहाँ भाग गया है। खलदून की तरफ से हम तुमसे माज़रत करते हैं। कर्नल यूसुफी ने अपने लहजे को हद्दुल-इम्कान नरम और मीठा रखने की कोशिश की थी। दाऊद सलमान की क्या हैसियत है और उसके कितने सर्विसेज हैं वो खूबी जानते हैं, इसलिए मामले को सीधे तरीके से निपटाना चाहते थे। क्या वो ये हरकत खलदून की है?
दाऊद सलमान को तो मीटर ही घूम गया था। वो जितने इश्तिहाल से चिल्लाया था नौशीन यूसुफ़ी का, तो दिल दहल गया था। बेटा हम उसको सख्त सज़ा देंगे और हम उसकी तरफ से मदद कर रहे हैं। नौशीन यूसुफ़ी ने उसे ठंडा करना चाहा। अगर मिनाहिल को कुछ हो जाता, अब अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बात याद रखें मिस्टर एंड मिसिस यूसुफ़ी, मैं खलदून को पाताल से भी खींच कर उसकी से इंतकाम लूँगा। गुस्से से मिठियाँ बेचते हुए तेज़ से बोला, ऐसा उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हम तुम तसल्ली रखो। कर्नल यूसुफ़ी ने बमुश्किल उसके इश्तिहाल को कम किया था। जब तक मिनाहिल को होश नहीं आ गया था। वो दोनों भी अपनी मसरूफ़ियत तर्क करके दाऊद सलमान के हमरा ही रहे थे। मिनाहिल को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर में शदीद दर्द होता। उसी दर्द की वजह से उसे टेम्परेचर हो गया था। शाम तक मिनाहिल के घर वाले पहुँच गए थे। गाँव में भी फ़ोन कर दिया गया था। वो लोग काफ़ी देर से पहुँचे थे। मिनाहिल घर शिफ्ट हो चुकी थी। वो सब हथेली के छाले की तरह उसकी हिफाजत कर रहे थे। इतनी मोहब्बतें पाकर मिनाहिल का दिल बारगाहे खुदाबंदी में सजदा शुक्र बजा रहा था। कर्नल फ़ारूकी यूसुफ़ी अपनी मिसिस और बेटे के हमरा मिनाहिल की इयादत के लिए आए थे। दाऊद सलमान तो उसे माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे, लेकिन सबके समझाने बुझाने और खलदून की माफ़ी मांगने पर वो मुश्किल आमादा हो गया था। दाऊद भाई, कल 1 जनवरी है ना? मिनाहिल को दवा खिलाने के बाद वो स्टडी रूम में आया तो नौशाबा ने पूछा, हाँ कल 1 जनवरी है, साल का पहला दिन। कल मिनाहिल आपी की बर्थडे है। नौशाबा ने बताया तो वो उछल पड़ा, रियली? आपको नहीं पता? अब हैरान होने की बारी उसकी थी। शायद जहन से निकल गया है। उसने फ़ौरन बात बनाई, क्या हमें कल के दिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? सब जमा भी हुआ है, एक छोटा सा फंक्शन भी हो जाएगा। वो क्या कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी। नौशाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा तो वो भी एक्साइटेड हो गया। आइडिया तो अच्छा है। क्या मिनाहिल भी को भी इसके मुतालिक आगाह करना है? उसने तायद सर हिलाते हुए कहा तो नौशाबा ने गुस्सीले निगाह से देखा। दाऊद भाई आप बिल्कुल डफर है। सही कहती हैं मिनाहिल आपी, इन वडेरों में अक्ल पाकी नहीं होती। नौशाबा ने अफसोस पर अंदाज में कहा तो वह तराजन चिल्ला उठा, अच्छा ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, हमने मिनाहिल आपी को सरप्राइज़ देना है। ठीक है, वो फ़ौरन बोला। आज उसकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई थी, जिस तरह सबने उसका ख्याल भी बहुत रखा था। नौशाबा ने ज़बरदस्ती उसे तैयार किया था। पिंक कलर के घुटनों से ऊंची शर्ट और ऑफ वाइट चूड़ीदार पजामा, ऑफ वाइट हाइट और पिंक टाई एंड डाई का बड़ा सा दुपट्टा कंधों पे फैलाए वो बिल्कुल बच्ची हुई लग रही थी। नौशाबा ने उसे मेकअप करने के साथ हम रंग ज्वेलरी में पहना दी थी। नौशाबा ने ख्वामख्वाह मुझे इतना तैयार कर दिया, घर में सब मौजूद है, मैं यूँ बनी सबरी अच्छी लगती हूँ? आईने में तनकीदी नज़र से अपना जायज़ा लेते हुए उसने कहा, न सिर्फ अच्छी लगती है बल्कि बहुत अच्छी लगती है। नौशाबा ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। चले आए नीचे चलें, आपकी सास मुहतरमा आपको याद फरमा रही है। वो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ी। उसी वक्त दाऊद सलमान अंदर दाखिल हुआ था। नौशाबा, ये खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे साथ कौन है? उसने शरारत से नौशाबा से दरियाफ्त किया। क्या इतनी जल्दी बीवी की शनाख्त भूल गई? मिनाहिल ने आंखें पहले निकाली तो वो दोनों हंस पड़े। मेरा ख्याल है अब यहाँ मेरा काम नहीं है, आपकी शोहर इमदार की काफ़ी है, न समझदार हो। वो दाऊद सलमान मुस्कुराता हुआ तो मुस्कुराया तो वो हंसते हुए बाहर चली गई। वो करीब आके खनकारा, अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ना, मिनाहिल तो सारी उम्र में खुद को माफ़ नहीं कर सकते। उसका अंदाज़ और लहजा हमेशा की तरह नरम और मेहरबान था। मिनाहिल को पता नहीं क्या हुआ था, एकदम उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोती। अरे क्या हुआ? बौखला गया? मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है, समीन की बातों में आकर ख्वामख्वाह आप पर शक किया, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए मुसलसल कह रही थी, पता नहीं ये माफ़िया मांगने का सीज़न है, पहले खलदून को माफ़ किया, फिर समीन को, और अब तुम्हें भी। वो बेचारगी से कह रहा था। क्या? मिनाहिल झटके से कह रहा था। हुई समीन आपसे मिली थी? मिली तो नहीं, खैर उसका फ़ोन आया था, बताओ चंद दिनों तक वो पाकिस्तान आ रही है। उसकी बात ने मिनाहिल को खास हैरान किया था। उसने आपको सब कुछ बता दिया है? हाँ, लेकिन अब मुझे उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मिनाहिल मुझसे मिल गई है, मुझे मिल गई है। उसे करीब करके किया तो वो हमेशा की तरह नर्वस हो गए। नीचे चले, मैं अम्मा जान बुला रही हैं, उसने कहा तो दाऊद सलमान से घूरने लगा। बहुत जालिम हो तुम। वो हंसने लगी। दाऊद सलमान उसका हाथ थाम कर नीचे चला आया तो नौशाबा और सोमी और रोहील ने उन पर फूलों के पत्तियाँ निछावर की थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरा लाउंज उसकी आवाज़ों से गूंज उठा था। खुशी की शिद्दत इतनी थी कि उसकी पलकें भीग गई। सबने बारी बारी उसे गले लगाए। चलो अब केक काटो। भाभी ने नाइफ उसके हाथ थमाया। तालियों के शोर में उसे केक काटा। केक का पीस हाथ में पकड़कर उसने दाएं बाएं देखा। सबने मुंह खोले थे कि ये पीस उनके मुंह में जाएगा। मिनाहिल ने एक नज़र हाथ में पकड़े पीस की तरफ देखा और फिर अपने ही मुंह में डाल दिया। ये फाउल है। वो सब चिल्ला उठे। मिनाहिल हंसती चली गई। हमने अब गिफ्ट भी नहीं देने। सोमी ने अंगूठा दिखाया। अरे नाराज़ मत हो, मैं सबको खिलाती हूँ। गिफ्ट जो लेने हैं राहील की तरफ, जहाँ पे महफिल ज़ाफ़रान बन गई। फिर उसने केक काट के सबको अपने हाथों से खिलाया। अल्लाह तुम्हें सदा आबाद रखे। अम्मा जान ने उसका माथा चूम के दुआ दी।
अम्मा जान वो वाली दुआ भी दे। और रोहील ने कहा तो सब उसकी तरफ मतवजा हो गए। कौन सी? सरताज बेगम ने ताजुब से दरियाफ्त किया। पोतम वाली, वो सर को जाते हुए बोला है तो वो बेसाख्ता उन सबके कह के आज़ाद हो गए। मराहिल बुरी तरह छिपी थी। अल्लाह जल्दी जल्दी मुझे ये दिन दिखाए। वो हाल लहजे में बोली। आमीन। वो सब कोर्स में बोले। सबसे बुलंद आवाज़ दाऊद सलमान की ही थी। वो फ़कत उन्हें घूर के रह गई। अब जल्दी से मेरे गिफ्ट निकाले। मनाहिल मौजू बदलने की खातिर बोली। मेरा गिफ्ट पर्सनल है, अंदर अपने रूम में जाकर दूंगा। उसके पहलू में खड़े दाऊद सलमान ने उसके कान में सरगोशी की तो वो सुर्ख पड़ गई। ये क्या राज और न्यास हो रहे हैं? नाशाबा ने मशकूक नज़र से देखा। कुछ नहीं, वो साफ मुकर गया। इन सब के गिफ्ट खोलते हुए उसके चेहरे पर अलूही चमक थी। उसने मोहब्बत को पा लिया था। ये सालगिरह उसकी ज़िंदगी की याद तरीन सालगिरह बन गई थी। रोहिल अपनी बूंदी आवाज़ में गा कम और चिल्ला ज़्यादा रहा था। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सब ने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। अपने शरीके सफ़र के कंधे पर सर टिकाए हुए वो तमाने से मुस्कुरा दी। तो ये था आज के नवल के एंड। तो जिसको ये नवल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब में चलें। इस नवल का नाम था दिल का दर्द गज़ल हुआ। कैसा लगा आप सबको नवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।